बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है धूप ढल जाएगी और इसकी राइटर है नादिया फ़ातिमा रिजवी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। रूनुमाई का तोहफ़ा पसंद आया मशगान बेगम? सुलगते हुए अंगारे की मानिंद सनसनाता लहजा और खंजर की नोक की तरह कटीले अल्फाज जिसने उसकी तमाम हिस्सों को मफलूज कर दिया था। आंखों में तमस्खराना रंग लिए वो उसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार कर रहा था और दूसरी जानिब मशगान हैदर पत्थर का बुत बनी बस यकटक उसे देखे जा रही थी कि वो अभी कहेगा, अरे मशगान, मैं तो मजाक कर रहा था, और वो कहेगी, ये कैसा मजाक है जिसने मेरी जान ही निकाल दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हनूज तनफ़ुर और तहकीर के रंग चेहरे पर सजाए किसी फातेह जनरल की तरह अपनी जीत की नशे में डूबा मकरूह हंसी हंस रहा था। क्या हुआ? खुशी से सकता हो गया। वो उसके करीब आकर इंतहाई मासूमियत से आंखें पटपटाकर बोला। इस समय मजगान के मुंजमद ज़हन ने शऊर की वादी में कदम रखा। वो इंतहाई तेज़ी से पीछे हटती चली गई। मारे इस ताजाब और सदमे के उसे लगा जैसे उसका सारा जिस्म शल हो गया है और ज़ुबान जैसे कट गई हो। मशगान की साकित और सामत आंखों में हैरत व बेयकीनी और गम व गुस्से के रंग बेयक वक्त उभरे थे। ये क्या है आज़र मलिक? इंतहाई दिक्कतों से उसने अपने हलक से ये अल्फाज निकाल कर होंठों की जानिब धकेले। मेरा कसूर क्या है? होंठ एक बार फिर साकित हो गए। वो अभी तक फटी फटी निगाहों से अपने हाथ में पकड़े पेपर को देख रही थी। इस कागज़ के पुर्जे को रंजो सदमे से देखती तो कभी हैरत इस्तेजाब में घिर कर सामने खड़े आज़र मलिक को, जो कल रात ही उसे ब्याह कर अपने घर में लाया, और सारी रात गुजरने के बाद जब फजर के वक्त कमरे में कदम रंजा फरमाए तो रूनुमाई में ये कागज़ का छोटा सा टुकड़ा उसे थमा दिया, जिसने उसकी ज़ात की धज्जियाँ बिखेर दी थीं, जिसने उसे शदीद गम व गुस्से की अमीक वादियों में धकेल दिया था, और सिर्फ एक ही पल में उसकी जुगनू जैसी आरजुएं, तित्ती की मानींद रंग बरंगी ख्वाहिशात, वो सुनहरे ख्वाब और वो पहले अरमान जो वो अपने पल्लू में बांध कर लाई थी, राख का ढेर बन गए। ये पुर्जा नहीं, आग का ऐसा गोला था जिसने उसी पूरी की पूरी रूह को झलसा दिया था, जिसने उसे ज़मीन में पड़े सूखे पत्ते की मानिंद हकीर कर दिया, जो लोगों के कदमों तले आकर रेजा रेजा हो जाता है। रूह तो उसकी रेजा रेजा हो ही गई थी, अब वो इस जिस्म को बचाएगी कैसे? वो बखूबी जानती थी कि एक तलाक याफ्ता लड़की को माशरे में मौजूद जहरीले नाग कैसे कदम कदम पर ढसने की कोशिश करते हैं। एक तलाक याफ्ता लड़की लड़की नहीं रहती, बल्कि एक इंतहाई तरहम अबेज चीज़ बन जाती है, जिससे हर कोई बिनावटी हमदर्दी जताकर अपने मफाद पूरे करने की कोशिश करता है। आह आज़र मलिक, तुमने मेरे किस गुनाह की इतनी भयानक सज़ा दी है कि मेरी हस्ती मिट्टी भी हो जाएगी, लेकिन ये सज़ा ख़त्म नहीं होगी। मशगान, जो रात भर आज़र के कमरे में ना आने की वजह से अजीब किस्म के खौफ में मुब्तला थी, वही खौफ व खदशात हकीकत का पैरहन पहने उसका मजाक उड़ा रहे थे। दुख की तंदो तेज़ लहर ने उसके वजूद को पूरी तरह से लपेट में ले लिया। वह बेतहाशा रो दी। आज़र मलिक उसे फूट फूट के रोता देखकर एक लम्हे को नादम सा हुआ, लेकिन अगले ही पल इंतकाम व बदले की आग तेज़ी से भड़क उठी थी, जिसे मशगान के आंसू भी बुझाने में नाकाम रहे। हाँ, ऐसे ही तो वो भी रोई थी अपनी बर्बादी पर। कितनी बेबसी थी उसकी आंखों में, कितनी बेचारगी थी उसकी सिसकियों में, कितना अजियतनाक कर्ब था उसके चेहरे पर, जैसे वो जानकनी के आलम से गुजर रही हो। आज़र मलिक खुद फरमोशी के आलम में बोलता चला गया। मशगान ने बेहद चौंक कर सर उठाया। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया मशगान हैदर, जिसकी आग में मैं पूरे 2 साल से जल रहा था। मेरा दिल सुलगता हुआ अंगारा बन गया था, लेकिन आज मैं पुरसुकून हो गया हूँ। वो सरशारी से बोला। कौन वो? आज़र मलिक, कौन वो जिसका इंतकाम तुमने मुझसे इतना भयानक लिया? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने उसका, जिसके जवाब में तुमने मुझे सिर्फ एक रात बाद ही तलाक? वह हज़ियानी अंदाज में बोलते बोलते चुप हो गई। आंसुओं का गोला गोया हलक में फंस गया। शुक्र करो मशगान हैदर, मैंने तुम्हारे साथ कुछ रियायत बरती है, बल्कि काफ़ी रियायत बरती है, क्योंकि मैं कामरान हैदर की तरह इतना रजील और बदकार आदमी नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता कि तुम्हारे ख़ानदान की 7 नस्लें भी इसे फरामोश नहीं कर पाती। मुतनफ़र अमेज़ लहजे में इंतहाई रऊनत से हनकारा भरते हुए बोला। उसकी सुर्ख आंखों में गोया शोले लपक रहे थे। कामरान भैया? उसका वजूद जैसे ज़लज़लों की ज़द में आ गया। तुम्हारी कामरान भैया से क्या दुश्मनी थी, जिसका तावान तुमने मेरी हस्ती की धज्जियाँ उड़ा के वसूल किया? मशगान हैरत के समुंदर से बमुश्किल खुद को निकाल कर बोली। कामरान हैदर, जो मशगान का सखा भाई था, जो 2 साल पहले ही अपनी खालाजाद रोमा से शादी करके ऑस्ट्रेलिया जा बसा था, आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसका इंतकाम आज़र मलिक ने मुझसे लिया? मशगान के दिमाग में ये सवाल बुरी तरह चकराने लगा। आज़र भली, प्लीज़
مجھے بتاؤ بھیا نے ایسا کیا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے میری زندگی برباد کر دی؟ وہ انتہائی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں بولتے بولتے پھر سے رو دی۔ میں چاہتا تو کامران کو جان سے مار کر بھی اپنا انتقام پورا کر لیتا، لیکن جو سزا میں نے اسے تمہارے ذریعے دی ہے وہ اسے کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں بھی سکون نہ ملے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتا ہوا مژگان کو انتہائی شفاق لگا۔ تمہارے بھائی نے 2 سال پہلے اپنی کلاس فیلو نشا کی زندگی برباد کر دی، اسے محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کر اس سے زندہ رہنے کا حق تک چھین لیا، اور خود اپنی خالہ زاد سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا۔ مژگان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر بم باندھ کر اس کے وجود کو اڑا دیا ہو۔ وہ کمینہ میری بہن کو ذلت و رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل کر خود زندگی کی روشنیوں اور رعنائیوں کی طرف پلٹ گیا، اور میری معصوم بہن نشا نے بدنامی کے خوف سے خودکشی۔ بولتے بولتے آذر کی آواز بڑھا گئی، اور میری ماں جو ہم دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اس صدمے سے وہ بھی۔ آذر کے کرب آمیز لہجے میں کتنے ہی آنسو اور سستیاں پوشیدہ تھی۔ اس سبب وہ مژگان کو بہت بکھرا بکھرا سا لگا۔ اور تم نے آذر ملک اس نشا کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسری نشا کی ذات کا، اس کی پرغرور ہستی کا شیشہ اتنی طاقت سے توڑا کہ جس کی کرچیاں دور دور تک بکھر گئیں۔ لیکن تمہارا شکریہ آذر ملک کہ تم نے میری عزت کے آبگینے پر کیچڑ کا کوئی چھینٹا نہیں مارا۔ وہ آبگینہ ہنوز شفاف و چمکدار ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ وہ دکھ اور بے بسی سے سوچے گی۔ تمہارے اس ذلیل بھائی نے مژگان حیدر، آذر کی دھار اسے یکلخت حال کی دنیا میں لے آئی۔ مژگان اسے سہم کر دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو، جو خوشیوں کا گہوارہ تھا، قبرستان بنا دیا۔ ہماری پربہار زندگی میں ہمیشہ کے لیے خزاں کے موسم کو ٹھہرا دیا، اور میری معصوم بہن نشا جو خواہشوں اور خوابوں کے جھولے میں جھولا کرتی تھی، اسے لحد کی اندھیری گود میں سلا دیا۔ وہ ہذیانی انداز میں مژگان کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، پھر یکدم انتہائی نفرت کے عالم میں اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ مژگان اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ سکی اور منہ کے بل زمین پر گری۔ آذر مٹھیاں بھینچے اپنے اشتعال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مژگان جلدی سے گھبرا کر اٹھی۔ اس وقت وہ بالکل وحشی جانور لگ رہا تھا، اور جانور کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کس وقت کیا کر ڈالے، اور جب انسان وحشی بن جائے تو پھر درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جاؤ مژگان بی بی جاؤ، سب کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاؤ، اپنے خاندان کو بتاؤ کہ تم ایک رات کی انچھوئی دلہن ہو، اور ہاں، اپنے بھیا سے کہہ دینا کہ نکاح کے کاغذ کے عوض آذر ملک نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا تھا۔ مژگان نے اپنے حنائی ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سختی سے جماتے ہوئے اپنی چیخوں کا بمشکل گلا گھونٹا۔ آنکھوں سے سیل رواج جاری تھا۔ ویسے میں اس لائسنس کا فائدہ رات کو بخوبی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی بے باکی سے بولا۔ مژگان بری طرح کام کی، لیکن مائی ڈارلنگ، مائی لو فرحین نے مجھے اپنی قسم دے کر روکا۔ اچانک دھر کی آواز سے دروازہ کھلا، اور ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی نخوت سے ناک چڑھائے، پیشانی پر لاتعداد شکنیں سجائے اندر آئی۔ آذر، تم نے اسے ابھی تک فارغ نہیں کیا؟ وہ رونت بڑے لہجے میں تنک کر بولی۔ بس ڈارلنگ، وہ لگاوٹ امیز لہجے میں بولا۔ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رسوائیاں خود اس کے پاس آ کر اس کے گلے لگ گئی تھیں۔ ذلت سے اس کا دامن پر ہو چکا تھا۔ توہین اور اہانت کی تمام سوئیاں اس کے پورے جسم میں پیوست ہو چکی تھیں۔ وہ چپ چاپ طلاق نامہ ہاتھ میں لیے باہر آ گئی، جہاں آذر کا ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ ارے لڑکیوں، جلدی کرو، مژگان کا ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے، وہ بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مسز حیدر جلدی جلدی سب لڑکیوں سے مژگان کے ناشتے کے لیے لوازمات تیار کروا رہی تھیں۔ آج میری گڑیا اپنے سسرال میں پہلی بار ناشتہ کرے گی، لہذا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کل رات ہی تو ان کی ننھی گڑیا اپنے پیا کے سنگ دوسرا جہاں آباد کرنے چلی گئی تھی، اور صرف ایک ہی رات میں وہ ان کا آنگن سونا کر گئی تھی۔ مسز حیدر نے حیدر صاحب کے انتقال کے بعد اپنے تینوں بچوں کو بہت محنت اور شفقت سے پالا تھا۔ 10 سال پہلے حیدر صاحب اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث عدم کو سدھار گئے تھے۔ اس وقت مہران حیدر اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، جبکہ کامران حیدر میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور مژگان چھٹی جماعت میں تھی۔ حیدر صاحب اپنا چلتا ہوا لیدر کا بزنس چھوڑ کر مرے تھے، جن کو مہران حیدر نے انتہائی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا۔ مسز حیدر نے اپنے شوہر کی زندگی میں ہی مہران حیدر کی شادی اپنی بھانجی عظمیٰ سے کر دی تھی، جو کافی تیز ترار اور چلاک لڑکی تھی۔ ساس اور اپنی چھوٹی نند اسے ہمیشہ تنکے کی مانند آنکھوں میں کھٹکتی تھی، جبکہ مسز حیدر کا سلوک اپنی بہو کے ساتھ شفقت امیز تھا۔ عظمیٰ بیگم فی الحال مصلحت و خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی، کیونکہ عظمیٰ کے باپ محبوب مرزا نے مہران حیدر کا سرپرست بن کر اس کے بزنس میں اپنا کافی کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ عظمیٰ سے چھوٹی روما بھی خاصی مکار تھی۔
न जाने कब उसने कामरान हैदर को अपनी जुल्फ़ों के शिकंजे में जकड़ लिया। मिसेस हैदर को कोई एतराज़ नहीं था, लिहाजा दोनों की मंगनी के बंधन में बांध दिया गया। इस रिश्ते से उज़्मा बेगम बहुत खुश थी, क्योंकि इस तरह पूरे घर में होल्ड सिर्फ उनका हो जाएगा। रोमा और कामरान 2 साल पहले शादी करके ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। मेहरान हैदर की एक बेटी अबीर और बेटा उमेर था, जबकि रोमा और कामरान फ़िलहाल इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे। न जाने मिसेस हैदर की तरबियत में क्या कमी रह गई कि कामरान हैदर ऐसे लड़कों की सोहबत में बैठने लगा है जिसका मशगला मासूम और भोली भाली लड़कियों को मोहब्बत के पुरफरेब जाल में फंसाकर अपना मकसद पूरा करना था। कुछ कामरान हैदर भी फितरतन दिल फेंक और रंगीन मिजाज का लड़का था। यूनिवर्सिटी में उसे निशा जैसी मासूम और पुरकशिश लड़की टकरा गई। हालांकि कामरान रोमा से मंसूब था, लेकिन बाहर की लड़कियों के हुस्न और निस्वानी कशिश से फ़ायदा उठाना उसे बुरा नहीं लगता था, जबकि निशा सचमुच कामरान जैसे आवारा सिफ्त भंवरे से मोहब्बत कर बैठी और कामरान हैदर ने उसकी आंखों में मोहब्बत और चाहत की खुशनुमा पट्टी बांधकर उसका सब कुछ छीन लिया। जब निशा ने शादी पर जोर दिया तो उसने रास्ता बदलने में एक लम्हा नहीं लगाया। अब निशा की कशिश भी कामरान के लिए ख़त्म हो चुकी थी। बाहर जाने के लिए वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था। निशा से जान छुड़ाने के लिए वो रोमा से शादी करके ऑस्ट्रेलिया भाग गया और वहाँ की रंगीनियों में रोमा के साथ खोकर निशा को बिल्कुल फरामोश कर गया। और आज वो 2 साल बाद अपनी प्यारी सी बहन की शादी में पाकिस्तान आया था, जिसकी ग्रेजुएशन करते ही झटपट शादी तय हो गई थी आज़र मलिक के साथ, जो बहुत बड़े बिजनेस का मालिक था। बिजनेस के सिलसिले में ही वह मेहरान हैदर से मिला। मेहरान हैदर आज़र से काफ़ी मुतासर हुआ था। आज़र मलिक 2-3 बार घर भी है और वही मशकान को देखकर उसने अपना रिश्ता पेश कर दिया, जिसे कामरान हैदर ने फ़ौरन कबूल कर लिया। और आज़र मलिक निशा का भाई था, जो कामरान हैदर से बदला लेने आया था। इन दिनों जब निशा के साथ यह हादसा हुआ, लंदन में मुकीम था। बहन पर गुजरने वाले सानिया का पता चला तो भागकर पाकिस्तान आया। मारे नदामत तो शर्म के निशा भाई के सामने भी नहीं आई। वो खुद ही उसके कमरे में गया। मिसेस मलिक ने उसे कामरान हैदर के बारे में सब कुछ बता दिया था जो उन्होंने निशा से पूछा था। उसे निशा पर इस बात का गुस्सा था कि वो क्यों कामरान हैदर के फरेब में आ गई, लेकिन उसकी उजाड़ सूरत और आंखों में वीरानी देखकर वो अपना गुस्सा भूल गया और उसे गले लगाकर बच्चों की तरह रो दिया। और फिर उसी रात निशा ने ब्लेड से अपने हाथ की नस काट ली और हमेशा के लिए खुद को लंबी नींद सुला दिया। वो जो नींद की इतनी कच्ची थी कि ज़रा सी आहट पर चौंक कर उठ जाती। मरने के बाद भी उसके मासूम चेहरे पर दुखो इज़्मलाल के रंग और इस तरह का अक्स नुमाया था। आज़र को ऐसा लग रहा था कि सख्ती से भिजी हुई ज़िंदगी से महरूम मुर्दा आंखों में अभी भी आंसू मौजूद हैं। इन साकत व सामत होंठों पर बहुत सी आहें और सिसकियाँ बाहर निकलने को मचल रही थी। आज़र मलिक का इंतकाम और इश्तियाल की जद में आकर कामरान हैदर को शूट ही कर देता, लेकिन निशा के सदमे में मिसेस मलिक को सख्त हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया तो यूँ वो अपना इंतकाम फिलफौर एक तरफ रखकर माँ की तीमारदारी में लग गया। वो उन्हें लंदन अपने साथ ले आया। मिसेस मलिक का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और एक दिन खुद भी निशा के पास चली गई। इन 2 सालों में आज़र ने काफ़ी ठंडे दिमाग से कामरान से बदला लेने का सोचा और फिर उसे ये रास्ता सबसे बेहतरीन नज़र आया कि कामरान हैदर को उसी की बहन के ज़रिए ऐसे सज़ा दी जाए कि मौत के बाद भी उसे सुकून न मिल सके। और वो जो सोचे समझे प्लान के तहत इस घर में आया था, आज उसका प्लान इंतहाई कामयाबी से 2-4 हुआ था। हेलो, कामरान हैदर स्पीकिंग। कामरान मसरूफ़ से अंदाज में बोला। हेलो कामरान, मैं आज़र मलिक। मोबाइल सेल से आज़र मलिक की इंतहाई सरसी आवाज़ उभरी। ओह आज़र, बस हम निकलने ही वाले हैं। कामरान खुश दिली से बोला। इसकी ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आ रही है। आज़र की आवाज़ में चट्टानों जैसी सख्ती कामरान ने साफ महसूस की। क्यों आज़र, कोई प्रॉब्लम हो गई है? कामरान यकदम खदशात में घिरकर घबराए हुए अंदाज में बोला। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है मिस्टर कामरान हैदर कि जो जुल्म तुमने 2 साल पहले एक मासूम लड़की पर किया था, आज उसके भाई ने उसका इंतकाम ले लिया। आज़र की आवाज़ इतनी सर्द और बर्फीली थी कि कामरान को अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह भाग कर नहीं। मैं चाहता तो तुम्हारे घर खुद भी आ सकता था और तुम्हारा मस्त चेहरा सबके सामने बेनकाब भी कर सकता था, लेकिन फिर सोचा कि मजगान ये काम बखूबी कर सकती है। आज़र, ये तुम क्या कह रहे हो? कामरान भौंचका सा आज़र से इस्तफसार कर रहा था। ओह, तो तुम इतनी जल्दी भूल गए निशा मलिक को? कामरान के समात पर जैसे खोलता हुआ शीशा पड़ा। कामरान के बेजान हाथों से मोबाइल छूट गया और दूसरी तरफ आज़र ने गहरी तमानियत महसूस करते हुए लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। कामरान टूटी हुई शाख की मानंद कलीन पर ढह गया। आंखों के पर्दे पर बार बार निशा और मशगान का चेहरा घूमने लगा। उसने हैदर हाउस के गेट के अंदर लरसते पैरों से कदम रखा, जहां अभी तक बर्फ की कमकमों की झालरें लटकी हुई थी। बड़े से लॉन के चारों तरफ
डेकोरेशन की कुर्सियाँ उल्टी सीधी पड़ी थीं। सुर्ख रविश पर जा बजा गुलाब के बासी फूल मसले हुए थे। मशगान को इन पत्तियों पर अपना गुमान हुआ। वो अपने डोलते वजूद को जैसे तैसे घसीटती हुई अंदर लाउंज तक आई, जहाँ एक अफरा तफरी का आलम था। अरे, मशगान को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, वो याद से सामान में रखो। मशगान को अपनी अम्मी की खुशी और सरशारी में डूबी हुई आवाज़ आई, जो बेटी के सुहागन होने की बेपाया मुसरत और इत्मीनान में अपनी तमाम बीमारियों को भलाई काम में जुटी हुई थी। उन्हें काफ़ी अरसे से शुगर और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। अरे, याद आया आंटी, मशगान की चटादार बहन राहिला की आवाज़ आई। मशगान को हम बात करते करते जो ही उसकी नज़र दाखिली दरवाजे की तरफ पड़ी, यकदम ज़बान के आगे ब्रेक लग गया। कोरे दबके के काम का दीदा जेब सुर्ख और रूसी शरारा पहने वो बिलाशुबा मशगान थी, जिसके चेहरे पर कोई इंतहाई तकलीफ दे कहानी रकम थी। सिर्फ एक रात में उजरी उजरी मशगान इस बाग की मानिंद लग रही थी, जो एक दिन पहले खूब सरसब्ज और फूलदार था, लेकिन दूसरे ही दिन उसे ऐसी जर्द आंधी की लपेट में आ गया जिसने इस बाग को तहस नहस कर दिया और उजाड़ और वीरान कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। रहीला को हौनक बना देखकर अरोमा और उज़मा बेगम ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में निगाहें दोहराईं, तो उनका हाल भी रहीला से मुख्तलिफ ना हुआ। अरे भाई, ये तुम लोग सब अचानक खामोश की हो गए हो, मिसिस हैदर हैरत से बोली। मशगान, तुम ऐसे कैसे आ गई? सबसे पहले उज़मा भाभी ने अपने आप को संभालते हुए मिसिस हैदर की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मशगान, मिसिस हैदर बिजली की सरत से पीछे पलटी और दरवाजे के फ्रेम में अस्तादा तस्वीर की मानिंद साकत और सामत खड़ी मशगान को देखा, जो इस वक्त ऐसी बेजान और खस्ता हाल तस्वीर लग रही थी जिसके तमाम रंग उड़ चुकी हों। अम्मी, मशगान माँ की सूरत देखकर बिखर गई और गोली की तेजी से माँ से आकर लिपट गई। अम्मी, अम्मी, मशगान की ज़ुबान इस लफ्ज़ से आगे न भर सकी। आंसुओं का सैलाब बंद तोड़कर तेज़ी से आंखों के रास्ते बह रहा था। तमाम हाजिरीन पर जैसे सख्ता सा तारी हो गया, गोया किसी ने जादू की छड़ी से उन्हें पत्थर का बुत बना दिया हो। उज़मा और रोमा ने बड़ी मुश्किलों से दोनों को अलहदा किया और ज़बरदस्ती पानी पिलाया। मशगान, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मिसिस हैदर इंतहाई बदहवासी के आलम में बोली, तो मशगान ने चुपचाप वो कागज़ मिसिस हैदर की तरफ बढ़ा दिया, जिसे उन्होंने बड़ी बेताबी से थामा। चंद सानियाँ फटी फटी आंखों से वो बच्ची अपनी बच्ची के नसीब की स्याही को देखती रहीं, फिर अगले ही लम्हे सोफे पर दूसरी जानिब लुढ़क गई। अम्मी, मशगान बेतहाशा चिल्लाते हुए माँ की तरफ झुकी, लेकिन उनकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर चुकी थी। बेचारी को शादी की अगली ही सुबह तलाक हो गई। न जाने ऐसी क्या बात हुई कि लड़के ने सुबह ही सुबह उसे तलाकनामा थमाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब भला एक रात की ब्याही तलाक याफ्ता को कौन पूछेगा? सोएम के दिन ख़ानदान और मोहल्ले की औरतें बज़ाहिर अफसोस करते हुए पसे पर्दा उस पर तंज और तमस्खर के तीर बरसा रही थीं। अरे बहन, तुम नहीं जानती आजकल की लड़कियां कितनी बेशर्म और बेबाक हो गई हैं कि लड़के भी उनसे पनाह मांगते हैं। एक औरत ने अपने कान को हाथ लगाते हुए रायज़नी की। हाँ बहन, कहती तो तुम ठीक हो। अब न जाने ऐसी क्या बात हुई कि लड़के ने सुबह ही एक कोने में आंसू बहाती मशगान मज़ीद न सुन सकी और वहाँ से तकरीबन भागती हुई अपने कमरे में आ गई। अम्मी, आप क्यों चली गई मुझे ऐसे लोगों के दरमियान छोड़ के, जो मुझे जहर में बुझे अल्फाज के तीरों से छलनी करते रहेंगे, रोज़ मेरे किरदार की बखी उधेरेंगे, मेरी ज़ात की धज्जियाँ बिखेरेंगे। वो बेतहाशा रंजोलम में डूबी गिरियाजारी कर रही थी। लेकिन अम्मी, एक तरह से अच्छा ही हुआ। आप भला ये कैसे देख पाती हैं कि आपकी लाडली बेटी के किरदार पर कैसे कीचड़ उछाली जा रही है? वो खुद से बोलती चली गई। मान दरवाजे पर दस्तक देकर कोई अंदर आया। मशगान ने सर उठाकर देखा। कामरान हैदर निढाल सा मुज़म्मिल अंदाज में अंदर आ रहा था। अचानक मशगान के अंदर नफरत का लावा फूट पड़ा। भैया चले जाओ, तुम मेरी आंखों के सामने से। तुम्हें देखकर मुझे खुद से घिन आने लगी है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान की बहन हूँ। तुम सिर्फ निशा के कातिल नहीं, बल्कि तुम सबके कातिल हो। निशा को बर्बाद करते वक्त तुम्हें अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया? बोलो भैया। मशगान फूट फूट कर रो गई। कामरान नदामत से चूर अंदाज में उसके करीब दो जानों होकर बैठ गया। प्लीज़ मशगान, मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। हाँ, आप माफ़ी मुझसे क्यों मांग रहे हैं? माफ़ी तो उस लड़की से मांगी है भैया, जिसे जीने की आरज़ू थी, जिसके ख्वाब व आरज़ुएँ उसकी ज़िंदगी थे, जिनका आपने इंतहाई सफाकी से खून कर दिया। वो भला अपने ख्वाबों और आरज़ुओं के बिना कैसे ज़िंदा रह सकती थी और ख़ुद ही मौत को गले लगा बैठी। जाएं भैया, पहले उससे माफ़ी मांगे। मशगान ज़ारों के तार रोएगी। कामरान ने दामत और शर्मिंदगी के समंदर में डूब उबर रहा था। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। सिर्फ मशगान की दबी दबी सिसकियों की घुटी घुटी आवाज़ें कमरे के माहौल को वहशतज़दा बना रही थी। मशगान, मुझे तुमसे एक इल्तिजा करनी है। कामरान अपनी तमाम तर हिम्मतें
मुजतमा करके धीरे से बोला। वो जो बात मजगान से करने आया था उसे करने की हिम्मत उससे नहीं हो रही थी। मजगान ने चौंक कर अपना सर घुटनों से उठाकर उसे इस्तफामिया निगाहों से देखा। मजगान प्लीज़ तुम इस बात का जिक्र रोमा और भैया से मत करना। कामरान ने अटक अटक कर जुमला मुकम्मल किया। मजगान ने उसे इंतहाई तासुब से देखा जो उसे इस वक्त खुदगर्जी के ऊंचे मीनार पर बैठा नजर आया। कामरान मजीद शर्मिंदा हो गया। देखो मजगान, इस तरह सिर्फ मेरा घर ही नहीं बल्कि एक भैया का घर भी बर्बाद हो जाएगा। उस्मा भाभी भला रोमा पर यह जुल्म होता देख सकेंगी? कामरान उसे रसानियत से समझाते हुए बोला। मजगान ने गहरी सांस लेकर सर दीवार से टिका दिया। ठीक ही तो कह रहे हैं भैया, मैं तो बर्बाद हो ही गई हूँ। अब अपने दोनों भाइयों का घर क्यों तबाह करूँ? मैं भैया की तरह खुदगर्ज नहीं हो सकती। वैसे भी सदियों से बहनें ही अपने भाइयों की खुशियों पर कुर्बान होती आई हैं। मैं उनसे मुख्तलिफ तो नहीं हूँ। वो दिल में सोचेगी। ठीक है भैया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आप बेफिक्र रहें। इतना कहकर वो तेज़ी से उठकर बाथरूम में घुस गई। वो इस वक्त कामरान हैदर की शक्ल देखने की ही मजीद हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जिसने एक मासूम और भोली भाली लड़की की ज़िंदगी के साथ इतना भरा धोखा किया कि उस बेचारी को मौत की गोद में पनाह लेनी पड़ी। ज़िंदगी का पहिया किसी के जाने से रुकता नहीं, ये अपनी मखसूस रफ्तार से चलता रहता है और इंसानों को इस पहिए के साथ ही कदम मिलाकर चलना पड़ता है। मिसेस हैदर को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे। मजगान के दिल का जख्म गो के ताज़ा था, लेकिन फिर भी जीना तो हर सूरत में था, चाहे रूह ज़ख्मों से चलनी हो और दिल पर गमों के पहाड़ टूटे हों, लेकिन ये सांसें तो फिर भी चलती रहती हैं। मजगान ज़िंदगी गुजारने के लिए सांसें तो ले रही थी, लेकिन वजूद कब्रिस्तान हो चुका था, जहाँ उसकी आरजुएँ, उसके अरमान दफन थे और कुछ नौज़ायदा ख्वाब भी उस खंडर वजूद के किसी कोने में पड़े पड़े अपनी मौत आप मर चुके थे। पिछले महीने रोमा और कामरान भी ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर गए थे। अब घर में सिर्फ और सिर्फ उस्मा बेगम की राजधानी थी। वही घर के स्याह सफ़ेद की मालिक थी। मेहरान हैदर जो पहले ही संजीदा और खुश्क मिजाज थे, मजगान के साथ इस हादसे के बाद इंतहाई बद मिजाज और रूखे हो गए। दीगर लोगों की तरह उन्हें भी वही कसूरवार नजर आती थी। मजगान ने कामरान हैदर से अपनी कही हुई बात निभाने और किसी को भी अपनी तलाक की वजह नहीं बताई। हालांकि उस्मा भाभी और रोमा पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन उसकी चुप न टूटी। जाते समय रोमा उससे सख्त खफा होकर गई थी। उस्मा भाभी ने भी नाक पूछ चढ़ाई थी और दर पर्दा ऐसी बातें सुनाई कि वो मारे शर्म के कट सी गई। उस्मा बेगम को अज़ल से ही मजगान और मिसिस हैदर से बैर था। मिसिस हैदर का कांटा तो साफ हो गया, लेकिन मजगान का रोड़ा उनके पैरों पर आ गया था, जिसे वो अपनी ठोकर से बहुत दूर फेंक देना चाहती थी। मजगान को इन हादसात के बाद से ऐसी चुप लगी कि लब अल्फाज अदा करना जैसे भूल गए थे। मेहरान हैदर के बिजनेस टूर पर जर्मनी चले जाने के बाद वो गोया उस्मा बेगम को मैदान साफ मिल गया। वो बाकायदा ताने तशने पर आ गई। मजगान की रसवाइयाँ घर से बाहर पहुँचने में उन्होंने बहुत नुमाया किरदार अदा किया। कुछ दिन से मजगान की तबीयत ने ढाल सी थी। कम खाने और कम सोने से उसकी तबीयत खराब हो गई। एक दिन उसे यूं ही उबकाई आई। वॉशरूम से वो मुजम्मिल से बाहर निकली तो कमरे में मौजूद उस्मा ने टटोलती निगाहों से उसके सरापे का जायज़ा लिया कि मजगान उनकी निगाहों का मफहूम समझ कर कट कर रह गई। हो, एक दिन की शादी का समर। ओफ, अल्फाज थे या नुकीले पत्थर जो धराधर उसके वजूद पर गिरे थे। भाभी, इंतहाई मुतअज्जब निगाहों से मजगान ने उस्मा बेगम को देखा। ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुम्हारी आंखें बाहर को बुलाई हैं? उस्मा बेगम तनफ़्फ़ुर से बोली। भाभी प्लीज़। मजगान के सब्र ज़ब्त की दीवारें बुरी तरह ढह गई सी। वो तेज़ अल्फाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाभी, प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। कहते कहते उसकी आवाज़ बिल्कुल मद्धम हो गई। उस्मा भाभी इस्तेहज़ाइया अंदाज में ज़ोर से कहकहा लगाकर हंसी। उनकी आंखों की चुभन मजगान को किसी नोकदार मीहों की मानंद लगी हो, जो उसकी रूह में शगाफ डाल रही थी। ये ड्रामे किसी और के साथ करना मजगान बीबी, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारे गुनाह का एतराफ़ है, और शायद इसी गुनाह की वजह से आज़र ने तुम्हें शादी की दूसरी सुबह ही तलाक दे दी। ओफ! मजगान ने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रख दिए। उस्मा भाभी के अल्फाज उसके समात को मफलूज कर गई। मामा, शमसा मामी आई हैं। उसी दम अबीर अंदर दाखिल हुई। मजगान बिस्तर पर ढह गई और उस्मा बेगम हो कहकर कमरे से निकल गई। अबीर को मजगान की दगरगो हालत देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन माँ के डर से वो सिर्फ दिल में दुखी होने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। मजबूरन वो भी माँ के पीछे चल पड़ी। मजगान का पूरा जिस्म ऐसे कांप रहा था जैसे सख्त सर्दी में बर्फ़ का पिघला हुआ पानी उसके वजूद में डाल दिया हो। सिर्फ 2 माह के अंदर अंदर मेरी ज़िंदगी की काया ही पलट गई। पहले ये ज़िंदगी मेरे लिए फूलों की तरह हसीन और महसूर कुन होती थी, ख्वाब की तरह सहर अंगेज़ और रंगीन थी। अब यही ज़िंदगी यकलख्त खारदार कांटों, जलते सहराओं और अमावस की रातों की मानिंद महज अंधेरा क्यों बन गई? ऐ मेरे मालिक, मुझे मेरी इस्तिताअत से ज़्यादा मत आज़माओ।
वगरना मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, वो खुद फरामोशी के आलम में बोलती गई। उस्मा बेगम ने मशगान का हर तरह से नाटका बंद कर रखा था। ख़ानदान वाले जो उसकी तलाक का सुनकर पहले ही उससे पहलू तही करने लगे थे, मजीद रही से ही कसर भाभी ने उसकी बुराइयां करके पूरी कर दी। कोई भी मशगान से मिलना पसंद नहीं करता था। उबीर और उमैर को अपनी पुप्पो से मिलने की कतई इजाज़त न थी। मेहरान हैदर जर्मनी से वापस आए तो उज़्मा बेगम ने उन्हें भी मशगान की तरफ से खूब मुतनफ़र कर दिया। अलबत्ता कामरान का कभी कभी फ़ोन आ जाता, वो मशगान के लिए काफ़ी परेशान रहता था, लेकिन रोमा भी उज़्मा बेगम की परतो थी। भला कामरान की मशगान पर तवज्जो कैसे बर्दाश्त करती। उसने कामरान की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने का इंतज़ाम कर लिया। आजकल वो तख्लीक के मराहिल से गुजर रही थी। कामरान बेहद खुश था और रोमा ने इस मौके से फ़ायदा उठाकर उसे खूब अच्छी तरह से अपनी मुट्ठी में लिया हुआ था। इस बार मेहरान हैदर बिजनेस टूर पर फ़ौरन मुल्क गए तो उज़्मा बेगम खुलकर सामने आई। मशगान शर्मसार रह गई कि उज़्मा भाभी ने कितने अरसे से अपने चेहरे पर मास्क लगा रखकर अपना मकरूह चेहरा पोशीदा रखा हुआ था। उस दिन तो वो मारे शर्मो खजालत के ज़मीन में गड़ गई जब वो खाने की मेज़ पर आकर बैठी और उज़्मा बेगम ने माथे पर तेवरी चढ़ाकर नाक सुकेरते हुए कहा, मेहरान बेचारे अपनी बीवी और बच्चों की खातिर पैसा कमाने के लिए दुनिया भर की खाक छानते फिर रहे हैं और तलाक याफ्ता बहन साहब मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। निवाला मशगान के हलक में फंस कर रह गया। जैसे उसने पानी से वो मुश्किल निकला और कुर्सी धकेल कर भागकर अपने कमरे में चली गई। वो इतनी तेज़ तरार नहीं थी कि भाभी को मुंह तोड़ जवाब देती। मिसिस हैदर ने इन खतूत पर उसकी परवरिश नहीं की थी। उन्होंने तो उसे सब्र कनात का दर्स दिया था। वो भी जैसे सब्र ज़ब्त के पुल सराज से गुजर रही थी। और एक दिन तो गोया हद ही हो गई जब उस्मा बेगम ने उसके कमरे में आकर कहा, मशगान तुम ये कमरा खाली कर दो और एनेक्सी में शिफ्ट हो जाओ। मेरी बुफी दुबई से आ रही हैं, वो यहीं रहेंगी। शाम तक तुम ये कमरा छोड़ देना। वो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह वापस चली गई। मशगान की खस्ता ज़ात को मजीद तिनका तिनका बिखेर कर मशगान भोंचका सी रह गई। फिर न जाने क्या हुआ कि यकदम गुस्से और इश्तियाल की तेज़ लहर उठ कर आई। वो जो इतने अरसे से चुपचाप सब बर्दाश्त करती आ रही थी, अपनी ये तौहीन उसे सख्त गरां गुजरी। उसने इंतहाई तैश के आलम में अपने कपड़े बैग में डाले। चंद एक ज़रूरत की चीज़ें लेकर वो इस कमरे में 3 हर्फ भेज कर बाहर निकल आई। सामने ही उज़्मा बेगम इंतहाई करोफर से खड़ी मुलाजिम को हदायत दे रही थी। वो तेज़ तेज़ कदमों से उनकी तरफ आई। भाभी, आप मुझे कमरे से क्या निकालेंगी? मैं खुद ही वो कमरा छोड़कर जा रही हूँ। आज से मेरा आपसे और आपके इस घर से कोई नाता नहीं। अब इस घर का पानी भी मेरे लिए हराम है। ये कहते कहते उसकी आवाज़ रुंध गई। आंसुओं ने यकदम उसकी आंखों पर हमला कर दिया। लेकिन लेकिन मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, वो मुश्किल अपने आप को संभालते हुए बोली, वरना आप सबसे यही कहेंगी कि मशगान किसी के साथ घर छोड़कर चली गई है। मशगान, अदब से बात करो। उज़्मा बेगम मशगान के साफ गोई पर अंदर ही अंदर जुज्ब होकर उसे डपट कर बोली, ओह अदब, इस लफ्ज़ के हिज्जे से भी नावाकिफ़ हैं आप। वो दिल में बोली। फिर मज़ीद कुछ कहे बिना एनेक्सी की जानिब बढ़ गई। उज़्मा बेगम ने फातहाना अंदाज से उसे जाते देखा। एनेक्सी में जाते ही वो बिलक बिलक कर रोई। आज कितनी तनहा रह गई थी वो कि कोई उसके आंसू भी पूछने वाला न था। इस वक्त मशगान खुद तरसी का शिकार हो गई। खुद अपनी ही हालत पर उसे रहम आ रहा था। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही अपने आंसू पूछ कर अपने आप को तसल्लियाँ दी। फिर तकिए पर आंखें मूंद कर अपने आप को थपक थपक कर सुला दिया। मशगान ने अपने पास जमाशुदा रकम से, जो तकरीबन 20,000 के करीब थी, उससे किचन का सामान लिया और वहीं अनेक्सी के एक कोने में छोटा सा किचन बना लिया। जिस दिन उसने अपने हाथ से खाना बनाकर खाया उस दिन उसे बेहद तमानियत महसूस हुई। अब वो पूरी तगदो से जॉब में की तलाश में सरगर्दा थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने कई एक कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे थे और इंग्लिश भी वो रवानी से बोल लिया करती थी। यही 2 चीज़ें आजकल जॉब की डिमांड थी। उसकी बेतहाशा कोशिशों से उसे एक जगह उससे इंटरव्यू कॉल आ गई। वो बहुत एतमाद के साथ इंटरव्यू देने गई और ठीक एक हफ्ते बाद उसको कॉल आ गई कि उसे अपॉइंट कर लिया गया है। वो बहुत खुश थी कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल गया है। मशगान ने सोच लिया था वो ज़िंदगी की सऊबतें और मुश्किलात का जो कातिब तकदीर ने उसकी ज़िंदगी की किताब में रकम कर दी थी, उसका सामना बुज़दिली से नहीं बल्कि हिम्मत और जुर्रत से करेगी। वो मसलूबा जगह टाइम पर पहुंच गई थी। असफर इंटरप्राइजेज़ का ये ऑफिस इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत था। रशीद साहब ने उसे तमाम काम समझा दिया। ज़हीन तो वो शुरू से थी, फ़ौरन काम समझ गई। तमाम स्टाफ कोऑपरेटिव था, सफ़ाए लैला चौधरी के, जो असफर की पर्सनल सेक्रेटरी थी। अजीब नकचढ़ी और मगरूर सी लड़की थी। उसे यहाँ काम करते हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन उसकी मुलाकात इस कंपनी के मालिक यानी असफर अली ख़ान से नहीं हुई थी। वो आजकल बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था। लैला का रवैया उसके साथ हनूज वैसा ही था। आते जाते तंज के तीर फेंकना, उसे न देख कर नफस से मुंह फेर लेना उसका मामूल था। मशगान अपनी जॉब से काफ़ी हद तक मुतमिन सी हो गई, लेकिन ये इत्मीनान महज आर्जी साबित हुआ। रशीद साहब ने उस दिन मशगान से अचानक ये सवाल कर डाला, मिस मशगान,
आप तलाक याफ्ता हैं। कीबोर्ड पर तेज़ी से चलते हाथ यकदम यूं रुके जैसे तेज़ रफ्तार गाड़ी अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर रुक जाती है। वो सुन सी बैठी रह गई। असल कल आपने अचानक छुट्टी कर ली थी तो मैंने आपके घर फ़ोन किया। आपकी भाभी ने बताया 40-45 साल की पक्की उम्र के रशीद साहब, जिनके सर पर मौजूद चंद एक बाल बस रुखसती के मराहिल में ही थे, अपने लहजे में अफसोस और हमदर्दी समोते हुए कह रहे थे, उफ भाभी, आप मुझे चैन से ज़िंदा नहीं रहने देंगी। वो दुख से सोचेगी। कल सुबह देर से आंख खुलने पर वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी तो अचानक उसका पैर बुरी तरह रपट गया और पैर में सख्त मोच आ गई, जिसके कारण वो कल की छुट्टी कर बैठी थी। फ़ोन की सहूलत उसके पास तो थी नहीं कि इत्तला कर देती। उसे गुमसुम बैठा देखकर रशीद साहब गोया हुए, मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी तलाक का सुनकर। आप कितनी कम उम्र और क्यूट सी हैं। इस उम्र में इतना बड़ा दुख, बड़ा ही बदनसीब शख्स था जिसने आप जैसे हीरे को शादी की अगली सुबह ही। रशीद साहब प्लीज़, मेरे ज़ाती मामलात में आपको दखल देने की ज़रूरत नहीं। रशीद साहब के कहे हुए जुमलों से वो अंदर ही अंदर बुरी तरह झुलस गई थी। रशीद साहब उसके चेहरे पर भरमे की लकीरें देखकर फ़िलहाल खिसक गए। इसके बाद मजगान ने मज़ीद कोई काम ना हो किया। मिस मजगान, आपको सर बुला रहे हैं। वो अभी अपनी सीट पर आकर बैठी थी कि पियन ने उसे बताया, ओह तो असफर साहब यानी उसके बॉस आ चुके हैं। वो थोड़ी सी नर्वस हो गई। उसने अभी तक अपने बॉस को नहीं देखा था। उसका इंटरव्यू भी असफर अली ख़ान के असिस्टेंट मुश्ताक आलम ने लिया था। वो अपने आप को मजबूत करती हुई असफर ख़ान के रूम में आई और आहिस्तगी से नॉक किया। यस की आवाज़ पर वह धड़कते दिल के साथ अंदर आ गई। ब्लैक कलर के फुल सूट में ब्लैक ही टाई बांधे, हाथ में बेशकीमत घड़ी पहने, जदीद तर्ज का मोबाइल कान पर लगाए, वो गुफ्तगू करता मजगान को हैरत से दो चार कर गया। वो तो समझ रही थी असफर अली ख़ान 50 साल का उम्र का कोई पक्का मर्द होगा, मगर ये तो 32-35 साल का बेहद पुरकशिश और हैंडसम सा जवान था। गंदमी रंगत, कुशादा पेशानी, होंठों के ऊपर घनी मूंछें उसके वकार को मज़ीद बढ़ा रही थी, जबकि गुलाबी होंठ तेज़ी से हरकत कर रहे थे। ठीक है, फिर कल मीटिंग सेट कर लीजिए। ये कहकर उसने मोबाइल ऑफ करके मजगान को देखा। बैठिए। मजगान थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गई। परसों की मोच की वजह से पैर में सूजन आ गई थी, जिसके बायस वो ज़रा सा लंगरा कर चल रही थी। आई होप कि आप यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरह समझ गई होंगी और उन्हें फॉलो भी कर रही होंगी। इंतहाई बार और संजीदा लहजे में वो इस्तफसार कर रहा था। यस सर, मजगान सर हिलाकर बोली। रशीद साहब ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा कि मैं काम में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करता। असफर अली ख़ान सख्त लहजे में बोले। जी सर। वो फिर से सर हिलाकर बोली। ओके, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगला सवाल दागा गया। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सहूलत से बोली। क्या आप शादीशुदा हैं? इंतहाई रवानी में किए गए सवाल पर उसने साबका अंदाज में बेख्तियार इस बात में सर हिला दिया। जी सर। बात जब तक उसके दिमाग तक पहुंची वो हाँ में सर हिला चुकी थी। नो सर। अलबत्ता ज़बान से उसने इंतहाई शदोमत के साथ इनकार किया। मशगान अंदर ही अंदर हैरान और परेशान हो गई कि भला इस सवाल की क्या तुक थी। फिर उसने खुद ही सच बताने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि रशीद साहब के तवसत से ये बात उन तक पहुंच ही जाती। एक्चुअली सर, वो कुछ अटक कर बोली, मुझे तलाक हो चुकी है। ओह! असफर अली ख़ान के होंठ सीटी के थे अंदाज में वाह हुए। ओके, यू मे गो। ये कहकर वो फिर फ़ोन की तरफ मतवज्जा हो गया। मशगान सूरत से उठी और दरवाजे की जानिब गई ही थी कि असफर के इन अल्फाज ने उसे बेतहाशा शर्मिंदा कर डाला। मिस मशगान, आप पैदाइशी ऐसी हैं या कोई हादसा? मशगान ने घबरा कर मुड़कर उसे देखा। रिसीवर हाथ में थामे वह सहर अंगेज शख्स उसी की जानिब देख रहा था। नो सर, दरअसल परसों मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए। इतना कहकर वो चुप हो गई। बेसाख्ता एक मुस्कुराहट असफर के होंठों के किनारों पर फैल गई, जिसे उसने फ़ौरन समेट लिया। मशगान तेज़ी से बाहर निकल गई। वो आजकल बहुत परेशान थी। रशीद साहब उसके सबसे बड़े हमदर्द बनकर हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए थे। हालांकि वो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप थे। अलबत्ता बीवी फौत हो चुकी थी। उन्होंने इशारों कनायों में मशगान को सहारा देने की बात भी की, जिस पर मशगान का गुस्सा नुक्ता उबाल तक पहुँच गया। दिल चाहा ऐसी खड़ी खड़ी सुनाए कि मौसूफ की तबीयत दुरुस्त हो जाए, लेकिन अपना तमाशा बनने के खौफ से खामोश रही। फिर सोचा सर से शिकायत कर दे, लेकिन दूसरे ही पल दिमाग ने इस ख्याल की नफ़ी कर दी। अगर रशीद साहब ने उल्टा उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया तो फिर उसे ही नौकरी से हाथ धोने पड़ जाएंगे। वह इन दिनों सख्त परेशान थी। इस पर मुझसे ज़्यादा लैला का तकलीफ़ दे रवैया उसे अजियत में मुतला किए रखता। मशगान ये बात जान गई थी कि लैला असफर की सेक्रेटरी के अलावा और भी बहुत कुछ थी। कई घंटे वो असफर के कमरे में घुसी रहती। दोनों तकरीबन रोज़ ही साथ बाहर लंच के लिए जाते। लैला का ताल्लुक़ खाते पीते घराने से था। वो महज शौकिया जॉब कर रही थी और असफर अली ख़ान पर दिलो जान से फ़िदा थी।
जबकि असफर तो आवारा सिर्फ भंवरा था, लेकिन ऐसा भंवरा जो सिर्फ अनछुई कलियों पर ही मंडलाता है। छुई हुई और मसली कलियों की तरफ वो निगाह उठाकर भी नहीं देखता था। उसे दूसरों की इस्तेमाल शुदा चीज़ों से सख्त नफरत थी। वो हर चीज़ अपने इस्तेमाल के लिए ब्रांड न्यू खरीदता था। यही वजह थी कि वो मशगान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। हालांकि वो पहली ही निगाह में मशगान के सादा और सोगवार हुस्न से मुतासिर हो गया था, लेकिन उसकी डिवोर्स का सुनकर अचानक जहन से उसका ख्याल झटक दिया। जबकि लैला मशगान के हुस्न से खार खाती थी, उसे मशगान की खूबसूरती और पुरकशिश सरापे से ये खौफ होता कि कहीं असफर उसके हुस्न और तोबा शिकन सरापे की भूल भलैयों में गुम ना हो जाए। हालांकि वो असफर की इस आदत से बखूबी वाकिफ थी। वो सेकंड हैंड चीज़ों की तरफ एक निगाह गलत डालना भी पसंद नहीं करता था, चाहे वो कितनी ही दिलकश क्यों ना हो। लेकिन वसवसे और खदशात उसे डिस्टर्ब करते रहते थे। मिस मशगान मेरे कमरे में आए। वह इंतहाई नहमाक से अपने काम में मसरूफ़ थी। जब इंटरकॉम के ज़रिए असफर ने उसे बुलाया, वो काम यूं ही छोड़कर उसके रूम में आई। हस्ब तवक्का लैला चौधरी असफर अली ख़ान के कमरे में मौजूद थी। यस सर, वो रसानियत से बोली। ये फ़ाइल आपने तैयार की है? पर्पल कलर की फ़ाइल असफर ने उसके सामने इंतहाई तैश के आलम में पढ़ाई। मशगान बुरी तरह सहम सी गई। क्या हुआ सर? मशगान अटक अटक कर बोली। अब ये भी मैं बताऊं कि क्या हुआ? असफर इस सवाल पर मजीद तप गया। देखिए इस फाइल को, एक भी लाइन जो आपने दुरुस्त लिखी हो। मशगान ये सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ी। इस फाइल को मशगान ने पूरे 2 दिन में इंतहाई मेहनत के साथ तैयार किया था। कई बार इस फाइल को पढ़ा था, इस खदशे के तहत कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। वह असफर पर अपना अच्छा इंप्रेशन डालना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उल्ट हो गया। उसने लरजते कामते हाथों से फाइल को देखा, जिसे देखकर उसे 1000 वॉल्ट का करंट लगा। ये तो मैंने नहीं लिखा, वो दिल में बोली। लेकिन सर। जस्ट शट अप मिस मजगान, वो उसकी बात काट कर इंतहाई खुरदरे लहजे में बोला। जाएं और दोबारा फाइल बनाकर मुझे आज ही की तारीख में ला कर दीजिए। मजगान ने इंतहाई बेबसी से यूं ही लैला की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर दबी दबी इस्तेहसाइया मुस्कुराहट उसे ये बावर करवा गई कि ये घटिया हरकत किसने की थी। ओके सर, वो अंदर ही अंदर आंसू पीती हुई बोली और फाइल उठाकर तेजी से बाहर आ गई। सीट तक आते आते उसका पूरा चेहरा आंसुओं से अट गया। असफर का अहानत भरा अंदाज उसे सख्त हर्ट कर गया था। एनी प्रॉब्लम मिस मशगान? रशीद साहब उसकी मेज़ पर आकर इंतहाई मुतफक्कराना अंदाज में बोले। मशगान का जैसे खून खोल उठा। नो मिस्टर रशीद, वो तिनक कर बोली। उन्होंने यकसर नज़रअंदाज करते हुए कंप्यूटर पर झुक गई। उसे 2 दिन का काम सिर्फ आधे दिन में करना था, सो तेज़ी से उसके हाथ हरकत में आ गए। रशीद साहब भी बदमज़ा से होकर अपनी सीट की जानिब चल दिए। यार असफर, तुम तो जानते हो कि हुस्न मेरी अज़ल से कमज़ोरी है। मैं छुई हुई और अनछुई की पख नहीं लगाता। भाई हमें तो कोई भी मिल जाए, लेकिन बस शर्त इतनी है कि वो जहर शिकन हुस्न की मालिक हो। अरबाज आसिफ, जो असफर अली ख़ान का बिजनेस पार्टनर और दोस्त था, इंतहाई याशतबा और आवारा सिर्फ इंसान था। हस्ब व शबाब उसकी कमज़ोरी थे। अब चाहिए हुस्न होगा। हुस्न और शबाब उसकी कमज़ोरी थे। अब चाहे वो हुस्न पाकीज़गी के पहरन में लिपटा हो या कीचड़ में लथपथ, उसे सिर्फ अपने मकसद से गर्ज थी। नो वे अरबाज, मैं तो सिर्फ उस कली को अपने कॉलर की जिनत बनाता हूँ जो शाख से टूटकर सिर्फ मेरे हाथों में आए। असफर कतईयत से बोला, जबकि लैला इंतहाई दिलनशीन अंदाज में मुस्कुराई जा रही थी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो असफर के कॉलर में लगी एक अनछुई कली है। मुसलसल झुके झुके मशगान की कमर दुख गई थी। काम मुकम्मल करके उसने सर उठाया तो घड़ी 8 बजाने का ऐलान कर रही थी। वो इतनी देर हो जाने पर हवास बाख्ता सी होगी। ओह नो, इतनी देर हो गई। वो आज काम मुकम्मल करने के चक्कर में उसने दिन का लंच भी गोल कर दिया। अब पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी धमा चौकड़ी मचा रहे थे। वो इंतहाई सूरत से उठकर असफर अली के कमरे में नॉक करके आ गई। अंदर महफिल पूरे रूज पर थी। असफर अली भी खुशगवार अंदाज में महवे गुफ्तगू था। काफ़ी और सैंडविच का दौर चल रहा था। असफर के सामने कोई और भी बैठा था। मशगान ने अरबाज और लैला को नज़रअंदाज करते हुए फ़ाइल असफर के सामने धर दी। सर, ये फ़ाइल कंप्लीट हो गई, आप इसे चेक कर लीजिए, वह तमकनत से बोली। कुछ लम्हे को कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। असफर फ़ाइल में गुम हो गया और अरबाज मशगान में कितना मुकम्मल हुस्न था इस लड़की का। इंतहाई मुअत्तर पकीज़ा, इस पर मुस्तज़ाद उदास का सोगवार दिलकश हसीन इस पर मुतजाद उसका सोगवार दिलकश हसीन सरापा, जिस पर अरबाज की बेबाक निगाहें उलझ कर रह गईं। थका थका सा गुलाबी चेहरा, तीखे नकूश, बालों की उड़ती चंद आवारा लिटे जो उसके चेहरे को चूम रही थी। उफ, ये लड़की नहीं बल्कि चलती फिरती क़यामत है, अरबाज दिल ही दिल में बोला। लैला अरबाज के चेहरे के उतार चढ़ाव से उसकी अंदरूनी कैफियत का अंदाज़ा बखूबी लगा रही थी। उसके होंठ पर एक तमानियत अमेज़ मुस्कुराहट आ गई। अच्छा है, अरबाज इसे अपने जाल में फंसा ले तो असफर का मशगान की तरफ मुतवज्जा होना नामुमकिन हो जाएगा। लैला दिल में इंतहाई मसरूर होकर सोचने लगी। इसका इंडेक्स कहाँ है? असफर संजीदगी से बोला। ओ सर,
मजगान ने हाथ माथे पर मारा। वो मैं बनाना भूल गई। मजगान इंतहाई बेचारगी से बोली। वो बोली तो अरबाज को गुमान हुआ जैसे किसी ने सातों सुर बिखेर दिए हुए। जाएं बनाकर लाइए। असफर रौनक से बोला तो वो चुपचाप दोबारा फाइल ले आई, जबकि अरबाज उसके जाने के बाद भी कुछ खोया सा था। असफर और लैला उसे यूं खोया हुआ देखकर हंस पड़े, जिस पर अरबाज बुरी तरह से चौंका और हाल में लौट आया। ये यार असफर, तुम्हारे ऑफिस में ये तूफान की चीज़ कब आई और हमारे हाथों से कैसे बच गई? तुम्हारे हाथों से कैसे बच गई? अरबाज के अल्फाज पर लैला की भवें नागवारी से तन गई। असफर भी बदमज़ा हुआ। तुम्हें पता नहीं है अरबाज, इसे तलाक हो चुकी है। असफर बेजारी से बोला। सो व्हाट? अरबाज कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला, जबकि लैला अंदर ही अंदर बुरी तरह कलस रही थी। तुम्हें पता है अरबाज कि मैं झूठी प्लेट छूना तो दरकिनार, उसे निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता। वो जो जल्दी जल्दी इंडेक्स बनाकर फाइल को मुकम्मल करके उसे हाथ में लिए असफर के अध खुले दरवाजे पर नॉक करने ही वाली थे कि उन अल्फाज पर उसका हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। अध खुले दरवाजे से असफर अली खान की तनफर और हकारत में डूबी आवाज़ साफ आ रही थी। ओके, फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ। अरबाज की मकरू आवाज़ उभरी। तो ये है तुम्हारी असलियत मिस्टर असफर अली खान, तुम भी बिल्कुल रवायती मर्द निकले। भंवरा सिर्फ मैं न जाने क्यों तुम्हें आम मर्दों से अलग समझने लगी थी कि तुमने मेरे तलाक याफ्ता होने का सुनकर मुझसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश जो नहीं की। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे एक ऐसी झूठी प्लेट समझते हो जिस पर एक निगाह डालना भी तुम्हारी तौहीन है। आह असफर, तुम्हारे काम में मुझे तुम्हारे जहर में बुझे अल्फाज ने मेरी रगों में दौड़ते खून को भी नीला कर दिया। एक बार फिर वो अपने रेजा रेजा होते वजूद को दोबारा जोड़ते हुए अंदर आ गई। अरबाज ने अपनी गलीस निगाहें उसके ऊपर गाड़ के उसकी रूह तक को आलूदा कर दिया था। असफर ने फाइल को देखकर उसे जाने की इजाज़त दी तो वो मरे मरे कदमों से बाहर निकल आई। इंतहाई मुजम्मिल और मलूल अंदाज में उसने अपनी चीज़ें समेटी। अभी पर्स उठाया ही था कि अरबाज आ गया। हेलो मिस, मैं असफर का बिजनेस पार्टनर और दोस्त हूँ। उसे सामने देखकर मजगान का हल्क यूं कड़वा हुआ जैसे किसी ने उसे नीम का पानी पिला दिया हो। तनफर की एक तेज़ लहर उसके अंदर से उठी, जिसके असरात उसके चेहरे पर भी आ गए। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं, वो दिल नशीन अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। नो थैंक यू, वो रूखे अंदाज में कहती हुई बाहर निकल गई। मिस सुनिए तो, अरबाज भी पीछे लपका, लेकिन वो ये जा वो जा। अरबाज पीछे हाथ मलता रह गया। कब तक मुझसे दामन बचाओगी? ये कदम मेरी तरफ ही पलट कर आएंगे, वो मकरूह अंदाज में खुद से बोला। उफ मेरे खुदाया, पहले ही रशीद साहब मेरी जान का अजाब बने हुए हैं और अब ये नई मुसीबत। अरबाज आसिफ, उफ कितनी गलाजत और असरारियत थी उसकी आंखों में। मशगान ने सोचते हुए बेसाख्ता झुरझुरी ली। और असफर, कितनी हिकारत थी उसके लहजे में, जैसे मैं कोई कोर की मरीज़ हूँ या ऐसा तअफ़ुन ज़दा वजूद जिसके पास से भी गुजरना अजियतनाक हो। वो बेआवाज़ रोए चली गई। जब से ऑफिस से आई थी वो हनूज़ एक ही पोजीशन में सोफ़े पर बैठी अरबाज और असफर की बातों को सोचते हुए रोए जा रही थी। फिर जैसे थक कर वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उफ ये काली रात न जाने मुझे क्यों बुज़दिल और खौफज़दा कर देती है। मैं ज़िंदगी के बोझ से थकने लगती हूँ। मेरे ज़ख्मी पैर आगे चलने से इनकार कर देते हैं और मेरे ये हाथ जो मुझे हौसला देते हैं किसी सहमे हुए बच्चे की मानिंद मेरे वजूद के गिर्द लिपट जाते हैं। ये रात क्यों आती है मुझे खौफ तन्हाई से दो चार करने के लिए। ओफ ये तन्हाई जो एक स्लो पॉइजन की मानिंद होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मौत की तरफ धकेल देती है, जो रूह को दीमक की मानिंद खोखला कर देती है। वो आहिस्तगी से चलती हुई बिस्तर पर दराज हो गई। आंखों के सोते खुश्क हो गए थे। अब तो मेरे होंठों पर कोई दुआ भी नहीं आती, ना आंखों में ख्वाब का कोई काफिला आता है। अब हाथ भी उठते हैं तो बिल्कुल खाली, जिसमें शायद अब तकदीर की लकीरें भी नहीं हैं। और इस खंडर नुमा दिल में धड़कन भी तो कितनी बेजारी से धड़कती है, और इस शिकस्ता जिस्म में सांसें भी उकता उकता कर चलती हैं। सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, ख्वाबों ने, आरज़ुओं, उम्मीदों ने, हत्ता कि मेरी तकदीर ने भी। फिर ये धड़कन और सांसें भी मुझे क्यों नहीं छोड़ देती? वह इंतहाई आज़ुर्दगी से सोचेगी। इस वक्त वो सख्त ज़हनी दबाव का शिकार थी। मेहरान हैदर बिजनेस टूर से वापस घर आ चुके थे। न जाने उस्मा बेगम ने मशगान का इनक्सी में रहने का जिक्र किस रंग में पेश किया कि वो उल्टा मशगान से ही नाराज़ हो गए। फ़ौरन उसकी तलबी हुई। मैं देख रहा हूँ तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ और खुदसर हो गई हो, मेहरान हैदर ने तेवरी चढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा। भैया आप कहाँ देख रहे हैं? खुद से देखने और समझने की सलाहियत आप काफ़ी अरसा पहले महरूम हो चुके हैं। मशगान दिल में तलखी से बोली। तुम दुनिया वालों के सामने साबित करना चाहती हो कि तुम्हारे भैया और भाभी इतने जालिम हैं कि एक तलाक याफ्ता बहन का बोझ नहीं उठा सकते। निकल खड़ी हुई जॉब करने और पहुंच गई एनेक्सी में अलग थलग रहने के लिए। वह इंतहाई नखवत से बोले। मशगान ने इंतहाई दुख से अपने माजाए को देखा। पहले ही वो कौन सा उसके हमदर्द थे, लेकिन आज तो उन्होंने इंतहाई सफाकी का मुजाहरा किया था। तलाक याफ्ता बहन, ये लफ्ज़ बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। वाह भैया वाह, मेरा कसूर ना होते भी हर तरफ से मेरी झोली में ही आया। अपने भाई के कर्मों के अवस आज़र मलिक ने तलाक का झूमर मेरी पेशानी पे सजा दिया। मेरी प्यारी माँ जो मेरा वाहिद सहारा थी,
اس کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرایا، اور ہماری بھابھی صاحبہ جنہوں نے رہی صحیح کسر بھی اچھی طرح سے پوری کر دی، ساری دنیا کے سامنے میری عزت کی ردا کو تار تار کر دیا۔ میں تو بھیا تیز چپتی ہوئی دھوپ میں برہنہ پاؤں کھڑی ہوں، میرا وجود گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا ہے۔ آخر کب تک میں اپنے جلتے وجود پر ہمت و برداشت اور ضبط و حوصلے کے چھینٹے مارتی رہوں گی بھیا؟ میں تھک جاؤں گی، وہ آزردگی سے سوچے گی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مشگان، مہران حیدر کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے جیسے اسے حال کی دنیا میں لوٹ آیا۔ ہاں ہاں بھیا، وہ گھڑبڑا کر بولی۔ مہران نے اسے تادیبی اور تیز نگاہوں سے دیکھا، پھر چڑ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ سامنے صوفے پر عظمیٰ بیگم بڑے تم تراک سے بیٹھی اسے تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ لیلا 3 دن کی چھٹی پر اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئی ہوئی تھی، جس کی بنا پر مشگان کو اس کا کام بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح اپنے کام میں غرق تھی جب اسفر کا بلاوا آ گیا۔ مس مشگان، لیلا آج چھٹی پر ہے، لہذا آج آپ میرے ساتھ بزنس ڈنر پر چل رہی ہیں۔ اسفر مصروف سے انداز میں گویا ہوا اس سے پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ حکم دے رہا تھا۔ جی میں۔ مشگان نے اسے نہایت اچنبے سے دیکھا۔ آج رات 8 بجے تیار رہے گا، وہ اس کی حیرانگی کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ ہوں بیچاری اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ میں اسے ڈنر پر لے کر جاؤں گا، وہ مغرورانہ انداز میں اپنے دل میں بولا۔ آئی ایم سوری سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں، آپ کسی اور کو لے جائیں۔ مشگان اسے ٹکا سا جواب دے کر روم سے باہر آ گئی۔ واٹ؟ اسفر اپنی سیٹ سے یوں اچھلا جیسے اس کی سیٹ پر ببول کے کانٹے اگ گئے ہوں۔ مشگان کا انتہائی غیر متوقع جواب سن کر اسفر کا دماغ جیسے گھوم سا گیا۔ آہر سمجھتی کیا ہے خود کو؟ یہ لڑکی شاید مجھے جانتی نہیں کہ اسفر علی خان اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ آج یہ ہر صورت میں میرے ساتھ جائے گی، دیٹس اٹ۔ وہ اپنے آپ سے بولا۔ کہاں تو ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں اور کہاں بزنس ڈنر پہ لے جایا جا رہا ہے۔ وہ کھولتے ذہن سے سوچے گی، شاباش مشگان، تم نے منع کر دیا۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو شاباشی دی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو آف ٹائم میں اسفر کا پھر بلاوا آ گیا۔ وہ اندر ہی اندر خائف سی ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ اسفر کے روبرو کھڑی تھی۔ جی سر، وہ تمکنت سے بولی۔ اسفر نے اسے آج پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ گوری رنگت، کالی چمکدار آنکھیں جو کاجل سے بے نیاز تھیں، ستوہ ناک پر زرکون کی باریک سی لونگ اور لائٹ براؤن لپسٹک سے رنگے باریک ہونٹ، وہ اسے کافی منفرد سی لگی۔ میں نے صبح آپ کو ڈنر کے بارے میں بتایا تھا، آپ ریڈی ہیں؟ وہ یوں استفسار کر رہا تھا جیسے وہ صبح اسے ہاں کر چکی تھی۔ سر، میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھ رہا مس مشگان، وہ اس کی بات قطع کر کے انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ مشگان محض من بنا کر رہ گئی۔ سر، مجھے اتنی رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی، اور اس پر یہ بھی جتا گئی کہ وہ اسے لاوارث سمجھ کر تڑنے والا نہ سمجھے۔ تو ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مشگان اس کی اتنی آسانی سے مان جانے پر ابھی ورتا حیرت میں تھی کہ اگلے لمحے اسے اندر تک ہلا دیا۔ آج رات آپ یہیں اسی آفس میں اسی کمرے میں آرام سے رہی۔ مشگان ہمونک سے شکل بنائے اسے ٹکر ٹکر بس دیکھے گی۔ سر، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ ہکلا کر بمشکل بولی تھی۔ مس مشگان، میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق کا رشتہ نہیں ہے، اوکے؟ وہ کرخت لہجے میں بولا، پھر یکدم کھٹاک کی آواز سے اس نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اسفر نے آٹومیٹک لاک کے ذریعے دروازہ مقفل کر دیا۔ مشگان نے ہراسا ہو کر اسے دیکھا جو بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ مشگان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ناشتی دیکھ کر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ آپ کو مجھ سے خوف زدہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، میں استعمال شدہ چیزوں کو چھونا پسند نہیں کرتا، وہ رعونت سے بولا۔ الفاظ تھے یا پھر آہنی کوڑا جو اس کی نسوانیت اور پندار پر لگا۔ اس کے اندر کی عورت بلبلا کر رہ گئی۔ اگر کوئی عورت مرد کی مردانگی کو بھول کر بھی للکار دے تو وہ حیوانیت پر اترنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، اور اگر مرد عورت کی نسوانیت کو چیلنج کر دے یا اسے چھونے کے لائق نہ سمجھے تو اس کے اندر بھی قہر کی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن وہ اپنے بھرپور عورت ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی، کیونکہ دونوں ہی طرف سے بار صرف عورت کے مقدر میں آتی ہے، ہار صرف عورت کے مقدر میں آتی ہے۔ مشگان کا سرخ پڑتا چہرہ اسفر کی نگاہوں کے حصار میں تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے دان پر دان جمائے جیسے ضبط کی بلندیوں پر تھی۔ کافی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ اسفر کے کشادہ ہونٹوں کے کناروں پر سے پھوٹ پڑی تھی۔ ابھی اس نے انیکسی میں قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے آ کر عمیر نے اطلاع دی کہ کامران حیدر کا فون آیا ہے۔ بھیا کا فون؟ مشگان جوش و خوشی سے اچھل پڑی اور الٹے قدموں واپس باہر آئی۔ پھر یکدم کچھ یاد آنے پر وہ رک گئی۔ کیا میں اس گھر کے اندر جاؤں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی۔ اوفو پپھو، رک کیوں گئی؟ عمیر اسے بت بنا دیکھ کر جھنجھلا کر بولا تو اس کی انار خودداری کے احساسات پر برادرانہ محبت غالب آ گئی۔ وہ ہر سوچ کو جھٹک کر فون سننے چلی گئی۔ ہیلو مشگان، تم پھر سے پھپھو بن گئی ہو؟ کامران کی کھنکتی ہوئی آواز اس کے سماع سے ٹکرائی۔ یکدم خوشی کی ایک لہر مشگان کے وجود میں دوڑ گئی۔ آپ کو بہت مبارک ہو بھیا،
वो खुशी से लबरेज लहजे में बोली, लेकिन मशगाम तुम दुआ करना मेरी बेटी को कभी भी कामरान हैदर या आज़र मलिक जैसा शख्स न मिले। उसके बाप का किया हुआ गुनाह उसकी ज़िंदगी को जहन्नम न बना दे। कामरान हैदर भीगी आवाज़ से बोला तो मशगान दुखी सी होगी। अच्छा ये बताओ, इससे पहले भी मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए लेकिन तुमने बात ही नहीं किया, क्या अब तक नाराज़ हो? कामरान प्यार भरा शिकवा करते हुए बोला, ओह तो भाभी मुझे भैया से बात भी नहीं करने देती। दुख कबे पाया एहसास उसके अंदर जागा। वो अपने आंसुओं को मुश्किल पीती बोली, वो भैया मैंने जॉब कर ली है तो इसलिए आजकल बहुत मसरूफ़ हो गई हूँ। वो बात बनाते हुए बोली, अच्छा अपना ख्याल रखना। इतने अरसे बाद किसी का अपनायत भरा लहजा सुनकर वो बेआवाज़ सी सिक उठी और जल्दी से फ़ोन रख कर वापस अपनी जाय पनाह में आ गई। भैया देखो तुम्हारे इस गुनाह ने मेरी ज़िंदगी को किस नहज पर ला खड़ा किया है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, मेरा दामन बिल्कुल खाली है। मेरी ज़ात का गुरूर, मेरा मान सब मिट्टी में मिल गया। भैया तुम्हें निशा की ज़िंदगी बर्बाद करते वक्त अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया, और तुमने ये क्यों ना सोचा कि कल को तुम भी बेटी के बाप बनोगे? मशगान सोचे गई। ठीक 8 बजे असफर का ड्राइवर उसे लेने आ गया, गुलाबी जॉर्जेट के सूट में जिस पर गुलाबी और सफ़ेद कढ़ाई की हुई थी, लाइट पिंक लिपस्टिक होंठों पर लगाए, बालों की सादा सी चोटी बनाए अपनी तैयारी को ओके कहकर वो गाड़ी में आ बैठी। पीसी के वसी हॉल के एक कोने की टेबल पर असफर अपनी तमाम तार शान के साथ मौजूद था। गुलाबी रंग के कपड़ों में मलबूस, जिसकी आंखों में सूट की हमरंग हो रही थी, धीमे धीमे कदमों से चलती हुई उसकी टेबल पर आई। असफर ने उसके चेहरे पर सोजो हुस्न की लहरें बखूबी देखी थी। ये लड़की इतनी डिप्रेस क्यों रहती है? असफर ने पहली बार मशगान के बारे में हमदर्दी से सोचा। थोड़ी देर में असफर के 2 गैर मुल्की मेहमान भी आ गए और असफर पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मशगान यहाँ आकर और ज़्यादा उदास होगी क्योंकि 3 साल पहले ही वो कामरान और रोमा के साथ यहाँ आई थी और बिल्कुल सामने वाली टेबल पर वो तीनों बैठे खूब हंसी मजाक कर रहे थे। मशगान की आंखों में माजी का अक्स बहुत नुमाया हो गया। वो यकटक सामने की टेबल को देखेगी। ज़हन की स्क्रीन पर माजी की फ़िल्म जैसे चल रही थी। उफ, ये यादें कैसे अजाब में डाल देती हैं हमें। बेबस परिंदे की मानंद महज पर पराने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसा परिंदा जिसके पर वक्त ने काट लिए हों। वो माजी की गलियों में दूर तक निकल गई। असफर कनखियों से उसकी गायब दिमागी नोट कर रहा था। कभी उसके होंठों पर भूली भटकी मुस्कुराहट दराती और कभी शिद्दत कर्ब से वो होंठ भींच लेती। मजगान, वो बेसाख्ता उसे पुकार बैठा। वो जिन्ना न जाने कहाँ निकल गई थी। यखलख्त असफर की आवाज़ पर हाल की दुनिया में लौट आई। इस वक्त मशगान की आंखों में इतनी नाकाबिले बयान वहशत, खौफ, बेबसी थी कि चंद लम्हे को असफर घंसा रह गया। अचानक उसके दिल में यह ख्वाहिश उभरी कि वो उसके बाजुओं को नरमी से पकड़कर पूछे कि ऐ उदास लड़की, तुम क्यों इतनी वहशत ज़दा हो? तुम्हारी आंखों में ये खौफ और बेबसी के रंग क्यों डेरा जमाए हुए हैं? फिर एकदम मिस्टर जॉन की आवाज़ पर वो हवासों की दुनिया में वापस आ गया। मशगान ने खाना भी बिल्कुल बराए नाम खाया। वापसी में वो असफर की इंतहाई लग्जरी गाड़ी में लपसी बैठी थी। मिस मशगान, आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? असफर के होंठों से ये अल्फाज बेसाख्ता निकले जिस पर वो खुद भी हैरान था। मशगान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। सर में ये मेरे दिल का लहू है, मेरे ख्वाबों का खून है जो मेरी आंखों से छलक रहा है। वो दिल में रोते हुए बोली। अलबत्ता बाहर से चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। एक्चुअली सर मैं बहुत थक गई हूँ और नींद भी आ रही है। तो इतना कहकर वो खामोश हो गई। अपने अंदर के कर्ब को छुपाना कितना मुश्किल होता है। असफर उसे घर के गेट पर उतार कर गाड़ी जन से ले गया। मशगान दूर उतारती गाड़ी को देखकर तलखी से हंसती। तुम्हें क्या मालूम असफर अली खान, जब मेरे अंदर के आंसू मेरी आंखों में आने लगते हैं तो उनको पीने में मैं कितनी बेहाल हो जाती हूँ। ये कोई मुझसे पूछे। वो खुद फरामोशी के आलम में बोली थी। कामरान, ये आपको क्या हो गया है? मैं देख रही हूँ जब से आप पाकिस्तान से आए हैं खोए खोए और बुझे बुझे से रहने लगे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? कामरान की आंखों में इज़्तिराब और बेचैनी की लहरों ने मुस्तकिल अपना डेरा जमा लिया था। कामरान महज ठंडी आह भर कर रह गया। रोमा, मैं मशगान की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ, सोच रहा हूँ उसे यहाँ अपने पास बुला लूँ। कामरान हतमी अंदाज में बोला, जिसे सुनकर रोमा के सीने पर सांप लौट गई, लेकिन फिलफौर वो बोली कुछ नहीं। ज़मीर के कोड़े खाते खाते वो थक सा गया था और जब से उसके घर में बेटी ने जन्म लिया था वो और ज़्यादा खौफजदा और मुस्तरिब हो गया था। मैं कल ही से कोशिशें शुरू कर देता हूँ। वो तो जैसे सब तय किए बैठा था। लेकिन कामरान, नहीं रोमा। कामरान उसकी बात करते हुए कतई से बोला। रोमा अंदर ही अंदर पेचोताब खा कर रह गई। मुझे प्लीज़ मना मत करना, वो अटल अंदाज में बोला। और रोमा इस सोच में पड़ गई कि किस तरह कामरान को इस कदम से बाज रखा जाए। ये ठंडी और पुरकैफ उजाला बखेरती सुबह कितनी हसीन होती है। ये नीलगो बेकरार आसमान सुबह के ताबनाक जलवे से कितना मसरूर और रोशन दिखाई देता है, जैसे किसी दीवाने का चेहरा अपने महबूब के आने से यकदम जगमगा उठता है। सुबह के आने से आसमान के चेहरे पर जो रोशनियों की आबशार बहने लगती है, यही रोशनी मेरे जैसे शिकस्त खोरदा वजूद में भी ज़िंदगी की एक नई तवानाई भर देती है।
मेरे रुकते कदमों को दोबारा चलने पर उकसाती है। शहर की ये चार सू फैली शोख सी रोशनी मुझे मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, घबराओ मत मजगान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गुलाब के खुले ये नर्म व नाजुक फूल जो रात भर शबनम की मोहब्बत में भीगे मुझे हौसला देते हैं कि मेरी तरह सर उठाकर मान और गुरूर के साथ जियो। और उसके साथ लगे फूल के मुहाफिज कांटे मुझसे कहते हैं, इस ज़माने की सर्दो गर्म हवा से बचने के लिए हमारी तरह तुंदो तेज़ बन जाओ कि कोई तुम्हारे करीब आने की हिम्मत न कर सके। और ये बुलंद बला दरख्त कहता है, मजगान मैं भी तो अकेला हूँ, लेकिन मैं कितने तम तराक से खड़ा हूँ। तूफ़ानी हवाओं पुरजोर आंधियों का तनहा तनहा सामना कर रहा हूँ। मैं तो हिम्मत नहीं हारता, फिर तुम क्यों हिम्मत हारती हो? फजर की नमाज अदा करके मशगान हर रोज़ लॉन में टहलने आई थी। सुबह का ये मंजर जैसे उसे नई हिम्मत और हौसला देता था। वो सरशारी से सोचेगी, भाभी आप? उस्मा बेगम को अनेक्सी में देखकर मशगान शशतर रह गई। जब से वो यहाँ शिफ्ट हुई थी उस्मा बेगम ने यहाँ कदम तक नहीं रखा था। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। उस्मा बेगम सपाट चेहरे से बोली, मेरे लिए खुशखबरी? मशगान मुतज्जब सी हुई। हाँ भाई, शुक्र करो, तुम्हें किसी ने पूछा तो सही, भाभी इस्तेहज़ाई अंदाज में बोली। मशगान उनकी मध्यम बातों में उलझ कर रह गई। भाभी साफ साफ बताइए क्या बात है? मशगान का तजस्सुस अरूज पर पहुंच गया। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मेरे ख्याल में तुम इससे खूब वाकिफ़ हो। उस्मा बेगम भवें उचकाकर बोली, मेरे लिए भला किसका रिश्ता आ सकता है? वो खुद से बोली, तुम्हारे ऑफिस से ही आया है। अच्छा है, तुमने अपना इंतज़ाम खुद ही कर लिया। भाभी के लफ्ज़ों के सनसनाते तीर उसके दिल में पेवस्त हो गए। उसने ज़ख्मी निगाहों से भाभी को देखा। लब कुछ कहने की चाह में ज़ख्मी परिंदे की मानिंद महज फड़फड़ा कर रह गए। अगले जुमे को हम सादगी से तुम्हारा निकाह कर रहे हैं। भाभी गोया हज़ारों एहसान जताते हुए बोली, मगर रिश्ता किसका आया है? मशगान ने उलझ कर पूछा। वो रशीद साहब का। क्या? वो जहाँ की तहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। तहैयर की ज़्यादती से आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। मान इश्ताल की एक तेज़ लहर अंदर से उभरी जिसने उसकी रगों में शरारे भर दिए। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मशगान ने चिढ़कर बाकायदा उस्मा बेगम के सामने हाथ जोड़ दिए। उस्मा बेगम बुरी तरह तप गई। तुम क्या समझती हो तुम्हें दोबारा कोई कंवारा और हैंडसम शोहर मिलेगा, या फिर कोकाफ से कोई शहजादा महारानी को ब्याह नहीं आएगा? वो हाथ नचा नचा कर मुंह से आग उगलने लगी। मशगान इंतहाई गुस्से के आलम में उन्हें वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में बंद हो गई। वो बेतहाशा हंसे जा रही थी। हंस हंस कर उसकी खूबसूरत कैंचों की मानिंद आंखों में पानी भर गया। आही तुम्हारी हंसी को ब्रेक क्यों नहीं लग रही? वो इतनी देर से असवर के सामने बैठी हंसी जा रही थी और असवर कितनी देर से उसकी हंसी थमने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। असवर का जब जवाब दे गया तो वो इंतहाई झुंझलाकर बोला, वो मशगान। इतना कहकर वो फिर हंस दी। मशगान, ये नाम सुनकर न जाने क्यों असवर की तमाम हिस्से तेज़ हो गई। अरे, मशगान ने रशीद साहब को खूब खड़ी खड़ी सुनाई है। अच्छा, वो क्यों? असवर ने सरसरी अंदाज में इस्तफसार किया। हालांकि वो बात फ़ौरन जानना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर ऐसा किया जैसे इस जिक्र में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। मसूफ़ अपना रिश्ता लेकर मशगान के घर पहुंच गए। व्हाट, रशीद साहब? वह हैरान रह गया। फिर नागवारी की लहर उठ कर आई। असवर के असाब तन से गए। मशगान उनकी बेटी की उम्र की है। असवर को न जाने क्यों सख्त बुरा लगा, लेकिन तलाक याफ्ता भी तो है। लैला ने आगे टुकड़ा लगाया। अचानक अफसर के दिल से कोई आवाज़ आई। शायद असवर के दिल की खिड़की लफ्ज़ तलाक याफ्ता की हवा से बंद हुई थी, जो न जाने कब और कैसे मशगान के लिए खुली रह गई। मैं तो कहती हूँ मशगान को ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए फ़ौरन, वरना आजकल के दौर में मुतल्लिका लड़कियों को पूछता कौन है? वो नखवत से अपने ब्राउन बाल झटकते हुए कह रही थी। असवर को लैला का अंदाज पसंद न आया, लेकिन खामोश रहा। रशीद साहब बता रहे थे कि बेचारी को शादी की दूसरी सुबह ही तलाक हो गई। हालांकि लड़का बहुत हैंडसम और पैसे वाला था। लैला ने मशगान के मुतल्लिक असफर की मालूमात में इजाफा किया, जिसे सुनकर वो इंतहाई मुतअज्जब हो गया। आखिर क्या वजह थी जो उसके शोहर ने उसे शादी के दूसरे दिन तलाक दे दी? वो ये बात जानने को सख्त बेचैन हो गया। लैला असफर का गैर मामूली अंदाज देख कर खटक गई। असफर, तुम क्यों मशगान जैसी तलाक याफ्ता लड़की के जिक्र में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? वो अबरू उचकाकर बोली। ओ कम ऑन लैला, ये बात काफ़ी हैरत अंगेज़ है कि उसे एक ही दिन में किस जवाज़ की बिना पर तलाक हुई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। वो लैला से ज़्यादा खुद को सफाई देने लगा। वो तो किसी को नहीं मालूम। लैला सोचते हुए बोली। रशीद साहब बता रहे थे कि उसने अपने घर वालों तक को नहीं बताया। उसकी माँ भी इसी सदमे से मर गई। कह रहे थे, मैं तो आंखों देखी मक्खी निकलने को तैयार था, लेकिन इन मुहतरमा के मिजाज तो अर्शी आला पर पहुँचे हुए हैं। ये भी सुना है कि मुहतरमा घर वालों से कता ताल्लुक़ किए अनेक्सी में रहती हैं। काफ़ी बदजुबान और तनक मिजाज हैं। लैला जो कुछ मशगान के बारे में बता रही थी, असवर का दिल उसकी हर बात की नफ़ी कर रहा था। असवर तो उसकी समंदर जैसी गहरी आंखों में हमेशा इज़्तिराब, बेबसी और खौफ और तन्हाई के कर्ब की लहरें देखी थी। और रही दूसरे ही दिन तलाक की वजह, तो इसकी कसूरवार भी यही है। लैला अपनी बात पर जोर देकर बोली तो असवर ने उसे बेहद चौंक कर देखा। भाई, इसकी खामोशी ही इस बात का चीख चीख कर ऐलान कर रही है
کہ वही कसूरवार है, वगरना वो अपने होंठों पर इस तरह चुप का कुफल न डालती। लैला दूर की कोरी लाई थी। नहीं, अगर वो इस टाइप की लड़की होती तो कब की अरबाज आसिफ की तरफ पेशकदमी कर चुकी होती, जो उसके आगे पीछे फिरता है। यकीनन कोई मजबूरी जिसने उसके होंठों को गूंगा कर रखा है, लेकिन उसकी आंखें तो बोलती हैं। असवर अली खान के अंदर गोया जंग से छिड़ गई। उसकी तमाम सोचें मजगान के गिर्द घूमने लगी। वो इंतहाई हमाक से हस्ब मामूल अपने काम में मसरूफ़ थी। माँ मोबाइल की भी बजी। मजगान ने अपनी ज़रूरत के तहत मोबाइल ख़रीद लिया था। मोबाइल स्क्रीन पर घर का नंबर देखकर उसकी छठी हिस्स ने गोया ख़तरे का अलार्म बजा दिया, क्योंकि घर से आज तक किसी ने उसे फ़ोन नहीं किया था और ये नंबर भी उसने सिर्फ अबीर को दिया था। उसने धड़कते से दिल के साथ यस का बटन पुश किया। दूसरी तरफ अबीर ने जो उसे इंदौनाक खबर सुनाई, उसके हवासों पर बिजली बनकर गिरी, जिसने उसके हवास को मुख्तल कर दिया। यकलख्त मोबाइल उसके लड़सते हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसने कुर्सी से उठने चाहा, लेकिन पैरों ने गोया उसका वज़न उठाने से इनकार कर दिया। इंतहाई दिक्कतों से उसने खुद को उठाया और बिना पर्स और मोबाइल उठाए वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी। ऑफिस के स्टाफ ने उसे इंतहाई मुतअज्जब होकर देखा। वो यूं ही अपने आप से बेपरवाह भागती हुई लिफ्ट तक आई, जो नीचे की तरफ जा रही थी। वो लिफ्ट को छोड़ 4 सीढ़ियों की तरफ भागी। मजगान के कदम उठ कहीं रहे थे, पड़ कहीं रहे थे। उसी दम दूसरी लिफ्ट से असफर ऊपर आया और पहली निगाह मजगान के डोलते वजूद पर पड़ी। उसे यूं दीवानों की तरह भागते देखकर वो मुतहैयर रह गया। मजगान बेसाख्ता उसके होंठ चिल्ला उठे, लेकिन वो सुन कहाँ रही थी। असफर बेख्तियार अंदाज में उसके पीछे लपका, लेकिन वो अपने डगमगाते कदमों की बदौलत सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी थी। ओ माई गॉड! असफर इंतहाई परेशानी के आलम में तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ तय करके आया, जो औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ी थी, जिसका माथा कॉर्नर पर लगे रखे गमले से टकराकर खून आलूद हो गया था। सफ़ेद बराक सूट उसके लहू से तेज़ी से सुर्ख हो रहा था। असफर, जो उस पर एक निगाह भी न डालने का दावेदार था, उसने इंतहाई बदहवासी के आलम में उसे अपने बाजुओं में उठाया और बिजली की सरत से लिफ्ट की तरफ भागा। नीचे उसका बावर्दी ड्राइवर पहले ही से मौजूद था। वो आनन फानन उसे अपने एक दोस्त के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। हाय मेरी रोमा! भरी बहार में कैसे ख़जाने आकर उसकी ज़िंदगी में पंजे गाड़ दिए। मेरी प्यारी बहन की खुशियों को न जाने किसकी नज़र खा गई, किस बदबख्त की निगाह उसने उसका सुहाग उजाड़ दिया और इस चंद माँ की बच्ची को बाप के साय से महरूम कर दिया। उस्मा बेगम बैन कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही कामरान के दोस्त का ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया था। कुछ देर पहले कामरान के दोस्त ने फ़ोन पर यह खबर सुनाई थी, जबकि रोमा की हालत इंतहाई दगरदुगो थी। मेहरान हैदर आज शाम की फ़्लाइट से ही अपने भाई के तबूत और भावजो भतीजी को लेने जा रहे थे। अबीर ने ही ये मनहूस खबर मजगान को भी सुना दी। आखिर वो कामरान हैदर की बहन थी। हैदर हाउस इस वक्त रंजो गम की लपेट में डूबा हुआ था। उस्मा बेगम के मैके और ख़ानदान वाले आनन फानन जमा हो गए। घर में सफ़े मातम बिछ गई। हर आंख कामरान की जवा मर्गी पर अश्कबार थी। ऐसे में सिर्फ अबीर को ही मजगान की गैर हाजिरी सता रही थी। 2 घंटे हो चुके थे उसे मजगान को इत्तला किए हुए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची थी। अबीर ने दोबारा मजगान के नंबर पर ट्राई किया, जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ज़मीन पर गिरकर मोबाइल नकारा हो चुका था। उसे बेहोश हुए 3 घंटे से ज़ायद हो चुके थे, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। असफर अली खान मुसलसल 3 घंटे से कॉरिडोर में खड़ा था। जहन की स्क्रीन पर बार बार मजगान का बेतहाशा होकर भागना रिमाइंड होकर सामने आ रहा था। आखिर ऐसी क्या बात होगी जो इतनी ये बदहवास होकर भागी। असफर इसी नुक्ते पर सोचे जा रहा था। माहन जहन में स्पार्क हुआ, शायद कोई बुरी खबर। वो ज़ेर लब बड़बड़ाया, फिर तेज़ी से मोबाइल पर बटन पुश करने लगा। यस सर। रशीद साहब की खुशामदाना आवाज़ उभरी। रशीद साहब, ज़रा मजगान की टेबल पर जाइए, वहाँ कोई सामान है, वो बारोब लहजे में बोले। थोड़ी देर खामोशी के बाद रशीद साहब की आवाज़ आई। सर, उनका पर्स है और ज़मीन पर पड़ा मोबाइल, जो गिरकर नचकारा हो चुका है। न जाने क्या बात हुई जो वो इतनी उजलत में बाहर भागी थी। रशीद साहब भी हैरान हैरान से बोले। असफर के यकीन पर महर सब्त हो गई कि यकीनन मजगान कोई बुरी खबर सुनकर अपने हवास छोड़कर भागी थी। ओके, असफर ने कहकर लाइन ड्रॉप कर दी। फिर अपने ड्राइवर को उसके घर इतला देने के लिए भेजा। इसी असना में डॉक्टर आमिर बाहर आया, जो असफर का बहुत अच्छा दोस्त था। अब कैसी है वो? लहजे में बेचैनियाँ ही बेचैनियाँ थी। रिलैक्स असफर, वो उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला। इसी असना में एक नौम और लड़की हवास पाख्ता सी उसके पास आई। क्या हुआ पुप्पो को? वो लड़की बेतहाशा अंदेशों में गिरकर कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। देखिए, फिक्र की कोई बात नहीं है। सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई हैं। अलबत्ता कोई बड़ा सदमा भी उन्हें पहुंचा है, जिसकी वजह से ये अब तक बेहोश में नहीं आ रही। अबीर ने इंतहाई दुख से सामने खड़े इस बारोब से बंदे को देखा, जिसकी पीछ कलर की कमीज पर जा बजा खून के धब्बे थे, जो यकीनन मजगान के थे। फिर शीशे के पार मजगान की दगरगू हालत देखकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे यूं रोता देखकर दोनों घबरा गए। प्लीज़ अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, इन्हें अभी होश आ जाएगा। असफर उसे तसल्ली देते हुए बोला। नहीं, लेकिन इन्हें सदमा क्या पहुंचा है? आमिर ने असफर के मुंह की बात छीन ली। वो डॉक्टर साहब, मेरे चाचू रोड एक्सीडेंट में, इतना कह के वो बुरी तरह रो दी। ओह
دونوں کے ہونٹ سکر گئے۔ ہمیں افسوس ہے اور شاید یہی صدمہ۔ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر عامر کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب نرس بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ تینوں اندر کی طرف بھاگے۔ مشگان عبیر کو دیکھ کر اتنی بری طرح بکھری کہ پھر تینوں کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آج وہ اپنے اندر جمع سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ اسور کو مشگان کی یہ حالت دیکھ کر دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ مجبوراً ڈاکٹر عامر نے زبردستی مشگان کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ ایک بار پھر ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی۔ سوتے ہوئے بھی کچھ دیر بعد ایک آدھ سسکاری اس کے بھنچے ہوئے لبوں سے آزاد ہو جاتی۔ سرسوں کے پھول کی مانند زرد چہرہ، کپ کپاتے بے بس ہونٹ اور دکھ سے لرزتی پلکیں اس کی نگاہوں کی گرفت میں تھی۔ سر آپ جائیں، میں مشگان پھپھو کے پاس ہوں۔ عبیر جان گئی تھی کہ یہ مشگان کے باس ہیں جو انہیں ہسپتال لائے ہیں۔ کاش میں پھپھو کو یہ خبر فون پر نہ بتاتی۔ وہ پچھتاووں میں گری ہوئی تھی۔ اسور نے بھی اپنا جانا مناسب سمجھا اور ڈاکٹر عامر کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت دے کر چلا گیا۔ عبیرہ کو رہ کر ماں کا سنگ دلانہ رویہ یاد آ رہا تھا۔ جب ڈرائیور نے آ کر انہیں مشگان کے حادثے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کتنی نفرت سے کہا، پڑا رہنے دو اسے ہاسپٹل میں، اس کی نحوست ہی اس گھر کی خوشیوں کو کھا گئی ہے۔ لیکن عبیر ایسی سنگ دلی کا مظاہرہ نہ کر سکی اور ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ رات گئے مشگان کی حالت سنبھلی تو ایک بار پھر رو دی۔ اس وقت اسے عبیر کا سہارا بہت بڑی نعمت لگ رہا تھا۔ پھپھو پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے۔ وہ نازک سی کم عمر لڑکی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشگان نے اپنے منتشر وجود کو ایک بار پھر سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب جو ہو چکا تھا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا۔ نشا کی معصوم آہیں اور بے بس سسکیاں کامران حیدر کو لے ڈوبی تھی۔ اس رات زبردستی ڈسچارج ہوتے وقت اسے ہسپتال کے بل کا خیال آیا تو وہ ہراساں ہو گئی۔ اتنا بھاری بل کیسے ادا کرے گی وہ؟ پھپھو چلے۔ عبیرہ کی آواز نے اس کی سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ لیکن عبیرہ، وہ بل وہی کلاس ہی گئی، وہ آپ کی کمپنی نے ادا کر دیا ہے۔ عبیرہ دھیرے سے بولی۔ کمپنی والوں نے؟ اسے خاصا اچنبھا ہوا، لیکن یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ عبیرہ کے ہمراہ گھر آ گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوا تو دینو بابا کو متفکر پایا۔ السلام علیکم بابا۔ اسور نے نہایت آہستگی سے سلام کیا۔ دینو بابا اس کا مزمل اور نڈھال سا انداز دیکھ کر چونک گئے۔ ماں ان کی نگاہ اسور کے گریبان پر لگے خون کے دھبوں پر پڑی تو سخت پریشان ہو گئے۔ ارے اسور بیٹا، یہ خون کیسا ہے؟ اسور ان کی بے چینی اور پریشانی دیکھ کر مسکرا دیا جو ان کے چہرے سے ہویدا تھی۔ ایک انہی کا تو وجود تھا جنہیں اسور اپنا سمجھتا تھا۔ دینو بابا یہاں کے بہت پرانے اور وفادار ملازم تھے۔ اسور کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ وہ اسور سے بہت محبت کرتے تھے اور اسور بھی ان کی بہت عزت اور احترام کرتا تھا۔ 7 سال پہلے پلین کریش میں اسور کے والدین جاں بحق ہو گئے تھے۔ چونکہ دونوں ہی نے سماج اور خاندان سے ٹکرا کر شادی کی تھی، لہذا اسور کا اپنے ننھال دودھال سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ ڈیتھ کے بعد کچھ لالچی رشتہ داروں نے اسور سے ملنا چاہا، لیکن اسور اتنا ناسمجھ نہیں تھا جو ان کی نیتوں کو نہ بھانپ سکتا۔ وہ کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ صرف دینو بابا ہی اس کے ماں باپ اور خاندان تھے۔ کتنا اکیلا اور تنہا رہ گیا ہے۔ پیار، محبت، توجہ جیسے جذبوں سے کوسوں دور، صرف پیسہ کمانے کی مشین بن گیا ہے۔ دینو بابا اسور کی شکستہ حالت کو دیکھ کر دکھ سے سوچ رہے تھے۔ بیٹا، تم نے بتایا نہیں یہ کس کا خون ہے؟ دینو بابا نے اپنا سوال دہرایا تو اسور جیسے سنبھلا۔ وہ بابا، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا، بس اسی کے ماتھے کا خون۔ وہ نپے تلے انداز میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اوہ، اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ دینو بابا نے فکر مندی سے پوچھا تو یکدم اسور کی آنکھوں کے پردے پر روتی بلکتی مشگان آ گئی۔ اس وقت وہ کتنی ٹوٹی ہوئی اور بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ جی بابا، اب ٹھیک ہے، اسور گمسم سا ہو کر بولا تو دینو بابا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اچھا، تم کپڑے چینج کر لو، میں کھانا لگواتا ہوں۔ اسور ان کی بات پر سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بیڈ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے اپنی خون آلود شرٹ کو بغور دیکھا۔ کتنی قریب تھی وہ میرے ان بازوؤں پر اس کا وجود تھا۔ وہ اپنے بازو کو دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا، کیوں؟ دماغ نے سوال داغا۔ وہ کیوں میرے قریب تھی؟ کیوں کر میری باہوں میں تھی، میں جو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا نہیں چاہتا، صرف اس کی خاطر ہاسپٹل کے سنسان کوریڈور میں اتنے گھنٹوں تک کیوں کھڑا رہا؟ دماغ سوال پر سوال کر رہا تھا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے وہ سب انسانیت کے ناطے کیا تھا۔ اس نے گویا بڑی دقتوں سے دماغ کو جواب دے کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ انسانیت کے ناطے؟ دل یکدم تڑپ سا گیا اور دہائیاں دینے لگا۔ اچھا، پہلے تو تم نے کبھی یہ انسانیت نہیں دکھائی۔ دماغ استہزائیہ انداز میں بولا، دیکھو اسور علی خان، جو لوگ دل میں بستے ہیں ان کے دکھ و تکلیف میں ہم یوں ہی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل کی مکین نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ بدکار لیلا کی باتوں سے تمہارے دل کی کھڑکی ضرور بند ہوئی تھی، لیکن دروازہ تو کھلا رہ گیا۔ وہ تم نے بند کیوں نہیں کیا؟ اس کا دل اسے کھری کھری سنا رہا تھا، لیکن وہ طلاق یافتہ وہ اپنے دل سے بولا، تو کیا اس سے محبت کرنا جرم ہے؟ اس سے شادی کرنا گناہ ہے؟ کیا وہ پیار کرنے کے لائق نہیں، محض اس بات پر کہ وہ تمہارے لیے انچوئی کلی نہیں؟ وہ اسور، واہ اسور علی خان، واہ، تم مرد بھی کمال کی چیز ہو۔
خود تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہو اور چاہتے ہو کہ خود کو بارش کی پہلی بوند کی مانند شفاف، پاک اور انچھوئے لڑکی ملے جو آسمان سے اتر کر صرف تمہاری دسترس میں آئے۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں انچھوئی کلی ملے تو کیا وہ نہیں چاہ سکتی کہ اس کا چاہنے والا بھی اس کو کسی کو نہ چھوئے؟ وہ بھی تو تمہیں استعمال شدہ کہہ کر تمہاری ہستی کی دھجیاں اڑا سکتی ہے۔ اسفد سر تھامے بیٹھا تھا، اس کے اندر ایک گمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ حیدر ہاؤس اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا، بھان بھان کی بولیاں بولی جا رہی تھیں۔ وہ سب سے الگ تھلگ چپ چاپ گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہا رہی تھی۔ کسی نے بھی اس سے جھوٹے منہ تک یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی۔ کچھ آ کے اسے گلے لگا کر اس کے بھائی کا پرسہ دیتے۔ تقریباً شام کو کامران حیدر کا تابوت گھر آ گیا۔ گھر میں جیسے کوہرام برپا ہو گیا۔ روما کو شدت غم سے غش آ رہے تھے اور چند ماہ کی زویا اس سارے ہنگامے سے بے خبر، اس بھیانک حقیقت سے انجان، فرشتوں کی سی نیند سو رہی تھی۔ اسفر بھی جانے کون سے جذبے کے تحت مشگان کی بھائی کی میت پر شریک ہونے چلا آیا۔ وہیں اسے مہران حیدر کو دیکھ کر 100 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ بزنس دنیا کے حوالے سے وہ مہران حیدر سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ یہ جان کر کہ مہران حیدر جیسے کامیاب بزنس مین کی بہن ہے، وہ متحیر رہ گیا۔ مشگان کو بھلا اتنی معمولی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسفر بری طرح الجھ سا گیا۔ آج کامران حیدر کو اس دنیا سے گئے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ چپ چاپ انیکسی میں پڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی کہ یکدم دھماکے سے دروازہ کھلا اور روما پھپڑی ہوئی شیرنی کی مانند اندر آئی اور اندر آتے ہی مشگان پر چیل کی طرح جھپٹ پڑی۔ تمہاری وجہ سے میرا سہاگ گزر گیا، میری کلائیوں کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی، تم نے مجھ سے سترنگی چنری چھین کر بیوگی کی سفید چادر میرے اوپر ڈال دی۔ روما اپنے آپے میں نہیں تھی۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اپنے آپ کو بچاتی ہوئی وہ مشکل بولی۔ عظمیٰ بیگم بھی دروازے پر کھڑی اسے خون آشام نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم نے ہی وہاں آنے کی ضد کی تھی۔ وہ بیچارہ کامران رات دن کا فرق بھلائے تمہیں وہاں بلانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی کوشش میں ایک دن وہ گھر سے نکلا اور پھر زندہ واپس نہ آیا۔ روما تھک کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہو اپنے سر سے شوہر کے نام کی چادر چھن گئی تو میری بہن کے سائبان پر اپنی حسد کی چنگاریوں سے آگ لگا دی۔ بھابھی، عظمیٰ بیگم کے زہر اگلتے جملوں کی وہ تاب نہ لا کر چلا اٹھی۔ وہ میرا بھائی تھا، میرا ماں جایا تھا، میں بھلا کیوں اس کے گھر پر نظر لگاتی؟ میں تو اس کا گھر، اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بھیا، صرف تمہارا گھر بچانے کی خاطر ہی تو میں نے اپنی زبان پر خاموشی کے قفل ڈالے تھے۔ لوگوں کی تیغ و تلوار جیسی کاٹدار باتیں اپنی روح پر سہی تھیں، ان کی نفرت و حقارت سے لبریز آنکھیں اپنے دل پر سہی تھیں، اور اب جب تم چلے گئے ہو تو بھی میں ہی ماتوب ٹھہرائی گئی۔ وہ دل میں چلاتے ہوئے روئے گئی۔ مشگان نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا تھا۔ اسفر نے آفس کے اسٹاف کو مشگان کے بھائی کی ڈیتھ کی خبر دے دی تھی، البتہ اس کے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا، ورنہ وہ سب اس کی اتنی مستحکم پوزیشن دیکھ کر انگشتے بدندہ رہ جاتے۔ لہذا آج جب وہ آفس آئی تو سب نے ہی اس سے تعزیت کی۔ لیلا اور ارباز نے بھی رسمی انداز میں افسوس کیا۔ مشگان اس بات سے انجان تھی کہ اسفر اس کے بھائی کی میت پر گھر آیا تھا، البتہ بیر نے اسے یہ بات بتا دی تھی کہ اسفر ہی اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا، جسے سن کر وہ اب اس کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ البتہ دل ہی دل میں اس کی احسان مند تھی کہ وہ اسے ہاسپٹل لے گیا اور اس حادثے سے آفس کے تمام اسٹاف کو بے خبر رکھا گیا تھا، سوائے آفس کے باہر موجود گارڈز اور اسفر کے ڈرائیور کے۔ اس واقعے کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اتنے دنوں کا کام جمع ہو گیا تھا۔ وہ تندہی سے اپنے کام میں جت گئی۔ آف ٹائم پر اس نے سر کو اٹھایا تو یکدم بے تحاشا تھکن کا احساس ہوا۔ ایک ہاتھ سے اپنی دکھتی گدی کو دباتی ہوئی سیٹ سے اٹھی۔ سوائے ایک دو ورکرز کے تمام اسٹاف جا چکا تھا۔ وہ فائل لے کر اسفر کے روم میں گئی، 2-3 بار ناک کیا لیکن جواب ندارت۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ کر اندر چلی آئی کہ اسفند کی ٹیبل پر فائل رکھ کر چلی جائے گی۔ ابھی وہ میز پر فائل رکھ ہی رہی تھی کہ کھٹ سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر بجلی کی صورت سے پیچھے پلٹی اور مقابل کو دیکھ کر اس کی روح جیسے جسم سے کھینچ گئی۔ اوہ ہو، کتنی خوبصورت گھڑی ہے یہ کہ میں اور تم اس کمرے میں تنہا ہے۔ وہ بے باکانہ نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ مشگان کا پورا جسم کانپ اٹھا، دماغ سائے سائے کرنے لگا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس، کالی گہری آنکھوں میں سوگواری کی دبیس تہ لیے اس کے اندر سے جھلکتی گلابیوں نے اس کی آنکھوں کو مزید قاتل بنا دیا تھا۔ ارباز کو بہکا گئی۔ بند کریے اپنی یہ فضول بکواس، مشگان درستگی سے بولتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ لیکن یہ کیا؟ ارباز نے آگے بڑھ کر فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے۔ مسٹر ارباز، ہوش کیجیے، چھوڑیے میرا راستہ۔ مشگان کانپتی ہوئی لڑکھڑاتی آواز میں بے رب سی بولی تھی۔ ارے جان، تمہارے اس حسین مکھڑے اور دلکش سراپے نے مجھے خود سے بیگانہ کر دیا ہے اور تم کہتی ہو کہ ہوش کروں؟ ارباز گنگنا کر بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا میں شور مچا دوں گی، وہ ہکلا کر بولی۔ ارباز کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں ہے، ویسے بھی میرا کمرہ ساؤنڈ پروف ہے اور تمہارا باس مسٹر اسفر علی خان بھی ابھی نکلا ہے۔ اوہ، تو یہ میری طاق میں تھا، اب میں کیا کروں؟ اے میرے مالک، مجھے اس خونی بحیرے سے
बचा ली। मजगान दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी। यकदम उसने मजगान की फूल जैसी कलाई अपने दरिंदे नुमा हाथों में जकड़ ली। अरबाज, छोड़ो मुझे। वो हलक के बलधारी और शायद ये कबूलियत का वक्त था। यखलक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया गया। अरबाज और मशगान दोनों ने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा। असफर जो घर जाने के लिए ऑफिस से काफ़ी दूर निकल आया था, मान अपना मोबाइल याद आने पर गाड़ी रिवर्स करके ऑफिस आया, जो वो अपने कमरे में भूल आया था। पार्किंग पर अरबाज की गाड़ी देखकर बुरी तरह चौंक गया। फिर जैसे कोई ख्याल बिजली की मारिंद कूदा। जिस वक्त वो उजलत में अपने रूम से बाहर निकला था, मशगान फाइल में सड़ने हराए दुनिया माफिया से बेखबर काम में मसरूफ़ थी। उसे असफर के जाने का भी एहसास न हुआ। वो तीर की तेज़ी से तकरीबन भागते हुए ऊपर आया और अपने रूम का दरवाज़ा लॉक देखकर उसे बेतहाशा अंदाज में पीट डाला। उसका ख्याल 100% दुरुस्त साबित हुआ। सुर्ख आंखें लिए अरबाज ने काफ़ी घबरा कर दरवाज़ा खोला। असफर जिस तेज़ी से अंदर आया, उसी तेज़ी से कोई वजूद उससे बुरी तरह टकराया और उसके शाने से लिपट कर बुरी तरह सिसक उठा। प्लीज़ सर, मुझे इस वहशी से बचा लें। सर प्लीज़, मुझे यहाँ से ले चलिए। मशगान इंतहाई खौफ व बेबसी के आलम में रोते हुए बोल रही थी और असफर को उस समय यूं लगा जैसे कोई आतिशफशा उसके अंदर फूट पड़ा हो। उसने कीना तो उस निगाहों से अरबाज को देखा। अरबाज गड़बड़ा सा गया। देखो असफर। शट अप अरबाज आसिफ, वो उसकी बात काट कर शेर की मानी धारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रूम में मेरे ही वर्कर के साथ बदतमीजी करो। अरबाज उसके इश्तियाल को देखकर अंदर ही अंदर खाइफ होकर बोला था, जिसे सुनकर असफर जैसे एक गर्म तनूर में जा गिरा था। यार ये सब तो चलता ही है, और फिर ये सब तो तुम्हारे लिए भी नया नहीं है। अरबाज, अपनी ज़ुबान को यहीं रोक लो, वगरना मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं तुम्हारी तरह इतना रजील और कमीना नहीं हूँ कि किसी मजबूर और बेबस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करूँ। जबकि मशगान असफर के साने से अलहदा होकर एक जगह हरासा सी खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी। ओह, तो फिर यूं कहो ना, तुम भी इसके तलबगार होगे। उसके हुस्न की कशिश ने तुम्हारे सारे असूलों को पानी में बहाकर तुम्हें। अरबाज, वो इतनी ज़ोर से धारा कि मशगान को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। फिर अगले ही लम्हे दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। मशगान बुरी तरह हवास बास्ता हो गई। लड़ते हाथों से इंटरकॉम के जरिए बाहर खड़े गार्ड को ऊपर बुला लिया, जिसने वो मुश्किल दोनों को अलहदा किया। देख लूँगा असफर तुमको। तुमने इस 2 टके की लड़की की खातिर मेरी दोस्ती पर लात मारी है। असफर दोबारा बिफर कर फिर उसकी तरफ लपका, लेकिन गार्ड्स ने असफर को मजबूती से पकड़ लिया। अरबाज, संगीन ने ताइज की धमकी देता फौरन रफू चक्कर हो गया था। गार्ड भी असफर को ठंडा करके बाहर चला गया। असफर अपने होंठों के किनारे से निकलते खून को अपनी आस्तीन से साफ करने लगा, जबकि मशगान कोने पर डहरी सहमी खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो यहाँ से भाग निकले या इस मेहरबान का शुक्रिया अदा करे जिसने उसकी इज्जत बचाई थी। मान असफर की निगाह हरासा सी मशगान पर पड़ी। क्या ज़रूरत थी अरबाज की मौजूदगी में तनहा अंदर आने की? वो इस पर बरस पड़ा। मशगान हैरान रह गई। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जब मैं फ़ाइल रखने आई थी तो कमरे में कोई नहीं था। इसने पीछे से आकर वो महज मीन बनाकर रह गई। आइए मेरे साथ, वह सख्ती से बोलता लंबे लंबे डग भरता बाहर आ गया। तो मशगान भी बाहर टेबल पर अपना पर्स उठाकर तकरीबन उसके पीछे भागती और चुपचाप उसके हमरा गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर पहले गुजरने वाला असाब शिकन वाक़या अभी तक उसके हवासों को मुख्तल किए हुए था। असवर इंतहाई धीमी रफ्तार में ड्राइविंग कर रहा था। कमीज़ के ऊपरी 2-3 बटन टूट चुके थे, जबकि होंठ का किनारा जख्मी था। मशगान, क्या आप मेहरान हैदर की सगी बहन है? सवाल इंतहाई गैर मुतवक्का था। मशगान उसे अचंभे से देखने लगी। यस सर, वो मेरे सगे भाई हैं। मशगान गहरी सांस लेते हुए बोली। तो फिर आप क्यों इतनी मामूली सी जॉब कर रही हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? दिमाग में कई दिनों से किलबिलाता सवाल आज असवर के होंठों पर आकर आज़ाद हो गया। आप नहीं समझेंगे सर, क्योंकि आप एक मर्द हैं और एक मर्द कभी भी औरत के दुख और उसकी मजबूरी को नहीं समझता, अलबत्ता उसकी मजबूरी का फ़ायदा ज़रूर उठाता है। लहजा था या फिर बहुत सारे टूटे हुए कांच। असफर महज उसे देख कर रह गया। भीगी हुई आवाज़ में न जाने कितनी आहें और गूंगी सिसकियाँ गूंज रही थीं और गीली आंखों से बरसात बस बरसना ही चाहती थी। देखिए मशगान, आप अपने दिल का बोझ मुझसे कहकर हल्का कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, आपकी ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी मजबूरी का कभी नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाऊँगा। वो मजबूत लहजे में बोला। वो भी अपने दिल में बोझ लिए लिए थक गई थी। कभी कभी उसे यूँ महसूस होता कि इस बोझ तले उसका दिल बंद हो जाएगा, और असफर ने उसे अरबाज से बचाकर ये बखूबी साबित कर दिया था कि वो उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाएगा। यकलख्त मशगान ने उसे सब कुछ बताने का फ़ैसला कर लिया। अपनी भाभी और भाई की का जुदाइयाँ, तलाक के बाद माँ की मौत, ख़ानदान वालों के रवैये, सब कुछ बता दिया, लेकिन वो नहीं बताया जो असफर जानना चाहता था। लेकिन मशगान, उस शख्स ने आपको शादी की दूसरी सुबह ही तलाक क्यों दे दी? असफर उलझते हुए इस्तफसार कर रहा था। आप जानकर क्या करेंगे? ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी सर, वो कतईयत से बोली। तो असफर महज उसे देख कर रह गया। लेकिन इतना बता दूं कि वो अटक सी गई, लेकिन फिर थोड़ा सा संभली। वो शख्स मुझे अपने घर रुखसत करके ले जाने के बाद सुबह ही कमरे में आया था और तलाक का झूमर रूनुमाई के तोहफे के तौर पर मेरी पेशानी पर सजा गया। लेकिन मेरी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। वो रुंधे हुए लहजे में बोली। क्या नाम था उस शख्स का? मोड़ काटते हुए असफर ने यूं ही पूछ लिया। आज़र मलिक।
असफर का पैर एकदम ब्रेक पर जा पड़ा और गाड़ी एक झटके से रुकी। मजगान ने घबरा कर उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा इंतहाई मुतगय्यर हो रहा था। सर, आप ठीक तो हैं? मजगान की परेशान सी आवाज़ असफर के कानों में आई तो बड़ी मुश्किल असफर ने अपने आप को संभाला। यस, आई एम ओके। मजगान, मुझे तुम्हारी तलाक की वजह मालूम हो गई है, वो दिल ही दिल में मजगान से मुखातिब होकर बोला। फिर अगले ही पल गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ा दी, जबकि इसी स्पीड से असफर का जहन भी दौड़ रहा था। दूसरे दिन ही ऑफिस से वापसी पर अरबाज आसिफ ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए असफर पर हमला करवा दिया। खुशकिस्मती से असफर बाल बाल बच गया। गोली उसके बाजू को चीरती हुई निकल गई। पुलिस ने अरबाज को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त असफर हॉस्पिटल में एडमिट था, जबकि इस हादसे के बारे में मजगान के फरिश्तों तक को खबर न थी। अगले दिन वो ऑफिस आई तो हर एक की ज़ुबान पर असफर के साथ होने वाले हादसे का जिक्र था, जिसे सुनकर वो सन्नाटे में आ गई। दिमाग जैसे माउसा हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ। भाभी ठीक कहती हैं, मैं हूँ ही मनहूस। हर कोई मेरी बदौलत दुख और मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है। वो शर्मिंदगी और नदामत की समुंदर में डुबकियाँ खाने लगी। अरे आज़र, तुम पाकिस्तान कब आए? असफर, जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा मैगजीन देख रहा था, आजिर को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर इंतहाई मुतज्जब होकर बोला, जबकि लहजा जोश व खुशी से बिल्कुल आरी था। पहले तुम ये बताओ, तुम ठीक तो हो? वो उसकी हैरानगी को नज़रअंदाज करते हुए इंतहाई मुतफक्राना अंदाज में बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असफर की उसकी परेशानी देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। ये तुमने बैठे बैठाए किस बात पर अपने बिजनेस पार्टनर से दुश्मनी मोल ले ली? मैं कल शाम ही बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया और आज तुम्हारे घर गया तो दीना बाबा से मालूम हुआ कि मौसूफ अस्पताल में ज़ख्मी पड़े हैं। आज़र ने तफसील से बताया। बस यार, ऐसा भी हो जाता है, वो टालने वाले अंदाज में बोला। और तुम सुनाओ, कैसे हो? और फरहीन कैसी है? असफर के इस तफसार पर आज़र के मुस्कुराते होंठ यखलक सिमट गए। असफर, आज़र और फरहीन, ये दोनों यूनिवर्सिटी के ज़माने के गहरे दोस्त थे, जबकि फ़रहीन और आज़र एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। MBA करने के बाद फ़रहीन अपने वालिदैन के साथ लंदन सेटल हो गई, तो आज़र ने भी आला तलीम के हसूल और फ़रहीन की कशिश में लंदन चला गया, जबकि असफर अली ख़ान ने अपने बाप का बिज़नेस संभाल लिया। आज़र के जाने के कुछ अर्सा बाद ही उसकी बहन के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। चूँकि असफर आज़र के घर आता जाता था, लिहाजा हर बात से वाकिफ़ था। उसे भी निशा की बेबस मौत का सख्त रंज था। वो देख रहा था कि आज़र निशा के कातिल से के बदले लेने के लिए सख्त बेचैन है, लेकिन वो ये नहीं जानता था वो अपनी मासूम बहन का इंतकाम उस जैसी एक मासूम और बेगुनाह लड़की यानी उसी शख्स की बहन से लेगा जिसका नाम मजगान हैदर था, जो आज़र के इंतकाम की भेंट चढ़ गई थी। कितनी मुमासलत थी निशा और मजगान में। एक इब्ने आदम की हवस का निशाना बनी और दूसरी इब्ने आदम के ही अंधे इंतकाम का शिकार हुई। एक ने उससे ज़िंदगी का छीन कर मौत के होलनाक अंधेरों में धकेल दिया और दूसरे ने उसका मान गुरूर और उसके पंदार को छीन कर उसे अजियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मशगान निशा से कहीं ज़्यादा बहादुर निकली। उसने रसवाइयों के खौफ से खुदकुशी नहीं की, बल्कि हर तीर हर वार को अपने दिल में सहा। उसने ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर हालात का मुकाबला किया। असफर, असफर, हाँ असफर। आज़र की आवाज़ पर जैसे गहरी नींद से जगा। तुम ठीक तो हो? आज़र परेशान होकर बोला, हाँ ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? असफर धीरे से बोला, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ और तुम न जाने किन भूल भुलैयों में गुम हो। वो खफा खफा सा बोला, सॉरी यार। वो शर्मिंदा हो गया, तुमने बताया नहीं फ़रहीन कैसी है? अचानक उसे अपना सवाल याद आया। फ़रहीन ठीक नहीं है असफर। आज़र के लहजे में जैसे दुख से मुटाया। क्यों, क्या हुआ? असफर, फ़रहीन कभी माँ नहीं बन सकती। आज़र इंतहाई आज़ुर्दगी से बोला। ओह, ये सुनकर उसे भी दुख हुआ। जानते हो असफर, वो कहती है हमें उसकी बद्दुआ लगी है। असफर, उसकी सिसकियों ने हमारी ज़िंदगियों से कहकहों को छीन लिया। हमें उसकी आंसुओं ने हमारी खुशियों के रंगों को बहा दिया। उसकी आहों ने हमें ठंडी बहारों से निकाल कर जलते हुए ख़ज़ा के मौसम में धकेल दिया। आज़र बिखरा बिखरा से बोले जा रहा था। ओह, तो तुम भी मजगान को दुख देकर खुश नहीं रहे, और खुश रह भी कैसे सकते थे? एक मासूम और बेगुनाह को तुमने अपने बदले की स्लीप पर जो चढ़ा दिया। वो तासुब से सोचे गया। असफर, जिन दिनों तुम मास्चेस्टर गए थे, मैं पाकिस्तान आया था। मेरी निशा का इंतकाम लेने में बिल्कुल अंधा हो गया। मैं फुल प्रूफ प्लान के साथ यहाँ आया और इस जलील इंसान की बहन से शादी की। फिर अगली सुबह ही तलाकनामा उसके हाथों में थमाकर अपना इंतकाम पूरा कर लिया। लेकिन असफर, यकीन करो, उस दिन के बाद से मैं बहुत बेसुकून हो गया। मेरा ज़मीर मुझे हर वक्त सजनिश करता है। मुझे डायरेक्ट कामरान हैदर से इंतकाम लेना चाहिए था, लेकिन मैं इंतकाम की आग में बिल्कुल अंधा हो गया था। वो नदामत से चूर लहजे में बोला। असफर बिल्कुल खामोश बैठा उसकी कथा सुन रहा था, जो वो पहले से ही जानता था। मुझे उसकी बहन को मोहरा नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि उस कमीने से वो अब इस दुनिया में नहीं है। असफर उसकी बात काट कर आहिस्तगी से बोला। आज़र जैसे भौंचका रह गया। तुम्हें कैसे मालूम कि कामरान हैदर? असफर को आज़र के सवाल का जवाब देने की नौबत ही नहीं आई। कोई दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर आज़र के सर पर सातों आसमान गिर पड़े और मुकाबिल की हालत भी आज़र से मुख्तलिफ नहीं थी। साकित हाथों से यखलख्त फूलों का बुके गिरा और उल्टे पाँव तेज़ी से बाहर की तरफ भागी।
आज़र इंतहाई बेचैनी के आलम में उसे पुकारता हुआ बाहर की जानिब लपका, लेकिन वो हवा के झोंके की मानिंद ये जा वो जा। असफर, ये यहाँ कैसे आई? क्या तुम इसे जानते हो? असफर, प्लीज़ टेल मी। आज़र तड़प कर असफर के करीब आया और उसको अपने हाथों से झंझोड़ डाला और फिर असफर ने उसे सब कुछ बता दिया। तुम्हें और कामरान हैदर में क्या फ़र्क है आज़र? कामरान हैदर ने निशा को रसवाइयों के अंधेरे में धकेला और तुमने मशगान को बदनामियों के गाड़ में। लेकिन मशगान बहुत अजीम निकली। उसने किसी के भी सामने तुम्हें बुरा भला नहीं कहा और मुझे यकीन है उसने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी होगी। उसने तो इंतहाई ज़ब्त और सब्र के साथ अपने भाई के गुनाह को अपने बेदाग दामन में छुपा लिया और तुम्हारी कमजरफी और दरिंदगी को अपने आंचल में बांध लिया। लेकिन दरपर्दा उसने तुम्हारी बहन को की रसवाइयों को भी अपने सीने में छुपा लिया, वगरना हकीकत खुलने पर लोग तुम्हारी मासूम बहन पर भी कीचड़ उछालने से दरेग नहीं करते। नहीं आज़र मलिक, वो अजीम लड़की कभी बद्दुआ नहीं दे सकती। उसका ज़ब्त और सब्र तुम दोनों को ले डूबा। असफर बोलता चला गया और आज़र गोया नदामत और शर्मिंदगी के कुएं में उतर गया। ठंडी ठंडी खुशबू से बोझल हवाएं मेरे तन मन को महका जाती हैं। मेरे दिल के आंगन में मुसरत और तमानियत और चाहतों के पंछियों ने डेरा जमा लिया है। मेरी आंखों में सुकून और तमानियत और चाहे जाने का रंग हमेशा के लिए ठहर गया है। मेरे होंठों पर अलोही मुस्कुराहट ने अपना बसेरा कर लिया है और मेरे दामन में कुदरत ने इतनी खुशियाँ भर दी हैं कि जिन्हें संभालना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों का कारण सिर्फ असवर अली ख़ान की ज़ात है, जिसने मुझे फ़र्श से उठाकर अपनी पलकों के अर्श पर इंतहाई शान और फ़ख्र से बिठा दिया है, जिसने मेरे अधूरे वजूद को अपनी चाहत और तवज्जो से मुकम्मल कर दिया है। और मेरी दोनों भाभियाँ जो मुझे मनहूस और काबिल नफ़रत समझती थीं, आज मुझसे इंतहाई मरऊब नज़र आती हैं। मेहरान भैया भी मुझसे बड़े लिहाज और मुरव्वत से मिलते हैं, क्योंकि अब मैं दरख्त से टूटा हुआ खसाद रिज़ीदा पत्ता नहीं हूँ जो ज़माने की तुंद तेज़ हवाओं में उड़ रहा था, बल्कि डाल में खिले इस गुलाब की मानिंद हूँ जिसका माली दिन रात उसकी हिफाजत करता है। मैं मशगान हैदर नहीं बल्कि मिसिस मशगान असफर हूँ। हाँ, असफर, मेरा शोहर, मेरा गुरूर, मेरी अधूरी ज़ात को मुकम्मल करने वाला। और यह सच है कि अगर इस दिन मैं असफर की बात ना मानती तो वही बेचैनी और बेसुकूनी के काले साए मेरी जीस्त पर हमेशा के लिए छाकर मेरे दामन में वही कसक और इस्तराब डाल देते जो भैया आज़र और फ़रहीन की ज़िंदगी को खोखला कर रहे थे। कितनी अजीब बात है ना कि एक वो मर्द आज़र मलिक था जिसने मुझे तपती धूप के नीचे ला खड़ा किया, और एक मर्द असफर अली ख़ान है जिसने इस सुलगती और जल्दी धूप से मुझे खींचकर अपनी मोहब्बत की ठंडी छाहों में पनाह दी। उस दिन हॉस्पिटल में मैं आज़र और असफर को एक साथ देखकर असफर से सख्त बदगुमान हो गई। मैं समझी कि आज़र मुझे फिर बर्बाद करने के लिए कोई चाल चल रहा है और असफर का साथ दे रहा है। मेरा खुद साख्ता इंकशाफ मेरे लिए सख्त अजियत का बाइस था, क्योंकि मैं अनजाने में असफर को चाहने लगी थी। फिर एक दिन असफर मेरे पास आया और तमाम हकीकत से मुझे आगाह किया। सच्चाई उसके चेहरे और आंखों से बखूबी झलक रही थी। उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मशगान, तुम्हें दुख देकर आज़र भी सुकून से नहीं है। ये नफ़रत और मोहब्बत दोनों ही ऐसी हैं जो इंसान को किसी पल चैन नहीं लेने देती। मैं जानता हूँ तुम्हें आज़र के साथ नफ़रत का रिश्ता है जो तुम्हें उसे कभी भूलने नहीं देगा। तुम नफ़रत की आग में जलकर खुद भी बेसुकून और बेकरार रहोगी। मेरी दरख्वास्त है कि तुम उसे माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ कर देने का पुरकैफ एहसास तुम्हारी ज़िंदगी को सुकून और तमानियत से भर के देगा, वगरना तुम भी नफ़रत के एहसास में ताहयात सुलगती रहोगी। और मैं जैसे मैस्मराइज़ की कैफियत में असफर अली ख़ान की बातें सुनी जा रही थी। उसका एक एक लफ्ज़ मेरे दिल में उतर रहा था, जो कह रहा था, मशगान, तुम्हारी ज़िंदगी में ये गम और दुखों की धूप ढल जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ, मसरतें और इत्मीनान होगा। तुम आज़र को माफ़ कर दो और मेरी बाहों की छाँव में आकर पनाह ले लो। मेरा यकीन करो मशगान, ये धूप ढल जाएगी। असफर की आखिरी बात पर मैंने सख्त मुतअज्जिब होकर उसे देखा, जो कह रहा था, मशगान, मैं तुमको चाहता हूँ, आज से नहीं बल्कि उस वक्त से जब मुझे तुम्हारे तलाक होने की वजह भी मालूम नहीं थी। मैं अपने साहब का ख्यालात बरनादुम हूँ मशगान, वो आहिस्तगी से बोला। ये आखिरी फांस भी मेरे दिल से निकल गई। मैंने आज़र को खुलूस दिल से माफ़ करके असफर की बाहों में पनाह ले ली और फिर मेरी ज़िंदगी से दुख और तकलीफ़ों की धूप वाकई ढल गई। वो अपने कमरे की खिड़की खोले न जाने कितनी देर से सोचे जा रही थी। मां असफर की गाड़ी का हॉर्न बजा तो यखलख्त माजी की गलियों से बाहर निकल आई और इंतहाई सरशारी से असफर का इस्तकबाल करने बाहर चली आई, क्योंकि वो जानती थी कि ऑफिस से आते ही वो सिर्फ उसकी सूरत देखना चाहता है। और नीलगो आसमान के सीने पर बैठे सितारों के काफले असफर के वालहानापन को देखकर मुस्कुरा दिए और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।